आज सौभाग्य की बात क्या है, हमारे बीच में DY पाटिल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रभात रंजन जी, जो कि टाइफेक दिल्ली में डायरेक्टर भी रहे, आज वो भी हैं। आप सभी स्टार्टअप्स, मेंटर्स, प्रोफेसर, इंजीनियर्स का मैं स्वागत करता हूँ इस वेबिनार में। और आगे के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं अंशुल सिंघल जी, जो कि आज के कार्यक्रम के मॉडरेटर भी रहेंगे, और उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। धन्यवाद मनु जी, सभी का स्वागत है। आज संडे के दिन सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 125वीं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं पराक्रम दिवस की। और आज अनावरण भी हो रहा है एक होलोग्राम बेस्ड मूर्ति का इंडिया गेट पे, तो सभी को सबसे पहले तो इस चीज की शुभकामनाएं। और आज संडे के दिन सुबह सुबह स्वदेशी स्टार्टअप के इस कार्यक्रम में आप सभी के जुड़ने के लिए धन्यवाद, हृदय से आभार। और ये दर्शाता है कि हम लोग सब निष्ठा से लगे हुए हैं कि ताकि हम मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने आप को म्यूट कर लें। सभी से निवेदन है कि वो अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में स्टार्टअप्स का रोल ऑफ स्टार्टअप्स, इंडियन स्टार्टअप्स इन दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें टारगेट दिया है कि हमारी भारत की इकोनॉमी को हमें $5 ट्रिलियन की साइज तक पहुंचाना है इन वेरी नियर फ्यूचर। तो उसमें हमारा स्टार्टअप्स का क्या रोल है, किस तरीके से स्टार्टअप्स इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, कहाँ किन किन जगहों पर स्टार्टअप्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी महाजन जी हैं। डॉक्टर अश्विनी महाजन जी हमारे स्वदेशी जागरण मंच के नेशनल को कन्वीनर हैं। वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी हैं PGDAV कॉलेज में। अर्थशास्त्र पे उनकी गहरी पकड़ है, भारतीय अर्थशास्त्र के ऊपर उन्होंने कई किताबों का भी लिखा है, और वे सरकार को भी आए दिन मतलब अपनी राय देते रहते हैं कि किस तरीके से भारतीय इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम और उच्च स्तरों पर ले जा सकते हैं। तो स्वागत है अश्विनी महाजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसी के साथ आज हमारे साथ विवेक जी हैं। विवेक जी हमारे स्वदेशी स्टार्टअप्स के रेजिडेंट हैं, IIT में प्रोफेसर भी हैं, और हमारे मार्गदर्शक हैं हमारे सारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का बोलता रहेगा। और साइलेंट कैसे करते हैं। और उसी के साथ आज हमारे साथ जुड़ेंगे कमलजीत जी, जो कि स्वदेशी स्टार्टअप के कर्ता धर्ता हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में स्वदेशी स्टार्टअप शुरू हुआ, और उन्हीं के नेतृत्व में हम सभी अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं बिना विलंब के अश्विनी महाजन जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार व्यक्त करें। अश्विनी जी। धन्यवाद। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, नमस्कार नमस्कार भाई साहब। जी भाई साहब, जी सुन पा रहे हैं। बट आपकी वीडियो थोड़ी वैसी आ रही है, अगर इसको हम अगर आप टिल्ट कर पाएंगे तो सीधा आ जाएगा वीडियो। अब ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अब बेटर है, अब बिल्कुल सही है। इसमें आज चूंकि मैं अपने मोबाइल से जुड़ा हूं, क्योंकि हमारा घर का जो वाईफाई है वो ठीक काम नहीं कर रहा है, तो इस कारण से आपको असुविधा हो रही होगी थोड़ी बहुत। भाई साहब, फिर आप यदि केवल ऑडियो यूज करेंगे तो शायद और भी बेटर क्लियर आवाज आ जाएगी। हाँ, मैं करता हूँ। ठीक जी जी भाई साहब। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय कमलजीत जी,
मनु गोयल जी सभी स्टार्टअप से स्वदेशी स्टार्टअप के पदाधिकारीगण और अपने कार्यक्रम में जुड़े सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, वास्तव में बहुत हर्ष का विषय है कि बहुत दिनों के बाद स्वदेशी स्टार्टअप की ये गोष्ठी हो रही है और लगातार सरकार की तरफ से भी यह प्रयास है कि भारत के उद्यमी युवा स्टार्टअप्स अपने कौशल के द्वारा देश को आगे बढ़ाने का काम करें, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करें। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी भाई साहब आ रही है। बिल्कुल साफ आवाज आ रही है आपकी। जी। तो मैं प्रारंभ इस बात से करूंगा कि भारत का जो जिसको यूएसपी कहते हैं वो आज से नहीं हजारों वर्षों से कि हमारे युवाओं में, हमारे लोगों में उद्यमिता कूट कूट के भरी है। यानी उद्यमिता कोई आसान कार्य नहीं होता। जो भी उद्यमी होते हैं उनको मालूम है कि उद्यमी में श्रमिक के गुण तो होते ही हैं, उसमें नेतृत्व का गुण होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का गुण होता है, उसमें सभी स्रोतों से निवेश लेने का, यानी एक जिसको हम कहते हैं कि एक अट्रैक्शन होती है, तब जाकर के वो उद्यमी बनता है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में हम एम्प्लॉइज तो देखते हैं, मजदूर तो देखते हैं, लेकिन उद्यमी बहुत कम होते हैं। इसीलिए जब हम अमेरिका को देखते हैं तो देखते हैं कि थोड़े से ही उद्यमी हैं, लेकिन पूरा बाजार उन्होंने कब्जा करके रखा है। और दूसरे उद्यमी चूंकि उनके अंदर वो क्षमता उस प्रकार की नहीं रहती है, या वहाँ का जो तंत्र है वो उनको आगे बढ़ने नहीं देता है, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वहाँ हर क्षेत्र में एक एकाधिकार, मोनोपोली की स्थिति आ जाती है। भारत में कभी ऐसा नहीं रहा। प्रारंभ से ही भारत में छोटे उद्यमी बड़े काम करते रहे और इसी कारण से जब हम देखते हैं कि अपने अर्थशास्त्र के इतिहास में, भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में हम देखते हैं कि लगभग विश्व की 33% जीडीपी भारत से उत्पन्न होती थी। तो एक बहुत बड़ी बात है कि 1/3 जीडीपी दुनिया की अगर भारत से उत्पन्न होती थी तो वो कोई सरकारी उद्यमियों से नहीं होती थी, वो छोटे छोटे उद्यमियों के द्वारा किए गए बड़े प्रयासों से होती थी, जिसके कारण हमारे देश का जो सामान था वो दुनिया में सबसे उत्कृष्ट होता था। और जब हमारे व्यापारी वो सामान लेकर के दुनिया के बाजारों में जाते थे तो दुनिया के बाजारों में हमारे लायक कुछ होता नहीं था, तो हमें उनको उस समय कोई डॉलर नहीं चलते थे, उस समय कोई दूसरी करेंसीज नहीं होती थी और भारतीय रुपया तो भारत में ही होता था, भारत के सोने के सिक्के तो भारत में ही होते थे। तो वहां से जिस प्रकार से जहाजों में भर करके हम सामान लेकर के जाते थे, तो जहाजों में भर के हम सोना लेकर के आते थे, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। ये भारत के उद्यमियों का एक प्रमाण है। हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है कि भारत उद्यमी है या नहीं है। वही भारत का युवा है, वही भारत का
जो जिसको हम कहें कि वही ज्योग्राफी है, वही भूगोल है। और मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि जब मैं दुनिया के दूसरे मुल्कों में कभी घूमने गया, जैसे कभी लंदन में आप जाइए घूमने के लिए, तो वहां किसी से रास्ता पूछ लीजिए, उनको रास्ता भी बताना नहीं आता है। तो वहां ट्यूब रेल चलती है, तो हर एक के पास ट्यूब मैप होता है, और वो होते तो बड़े भले लोग हैं, वो उनसे कोई रास्ता पूछे तो आपको ट्यूब मैप पर लेकर के जाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, 5-7 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो ऑन करना है। लेकिन यदि आप किसी भारतीय से वहां का रास्ता पूछें, वो तुरंत आपको 5 सेकंड में समझा देगा। यहाँ पर हम देखते हैं दिल्ली में कोई मैप लेकर के नहीं चलता, कहीं पर भी कोई हमारे देश में मैप लेकर के नहीं चलता, क्योंकि हमारे देश में लोगों के दिमाग में वो नक्शा अपने आप ही बना होता है। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि होती है हमारे लोगों की। तो उस तीक्ष्ण बुद्धि के कारण ही उद्यमी जो है, उसके अंदर श्रमिक का भी गुण होता है, उसके अंदर मैनेजर का भी गुण होता है, उसके अंदर फाइनेंशियल इंटीग्रिटीज भी उसके अंदर समाहित होती हैं। वही ऑर्गेनाइजेशन करता है और इस प्रकार से अपने उद्यम को आगे चलाता है। तो इसी भाव को समझते हुए जब हम देखते हैं कि हमने आज हम लग 75वें वर्ष में हैं अपनी आजादी के। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ऐसे में विचार करने की जरूरत है कि क्या हमारा देश एम्प्लॉइज का देश रहा है? क्या हमारा देश जो है सरकारी नौकरों का देश रहा है? तो वास्तव में हमारा देश कभी भी सरकारी नौकरों का या एम्प्लॉइज का देश नहीं रहा है। हमारा देश उद्यमियों का देश रहा है। और जो इतिहास की बात मैंने आपके सामने रखी, अब मैं वर्तमान पर आता हूं कि जब देश आजाद हुआ तो हमारे जो समय के नीति निर्माता थे, वे अभिभूत थे एक ऐसी तंत्र से जिसमें उनको लगता था कि हमारे देश के उद्यमी, हमारे देश का निजी क्षेत्र कुछ नहीं कर सकता है। और जब वो कुछ नहीं कर सकता है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास शक्ति है, ना उसके पास दिमाग है, तो ना उसके पास संसाधन है, तो क्या करें? तो उस समय की सरकार में लोगों ने बैठे हुए सोचा कि सब कुछ सरकारी क्षेत्र में हो जाना चाहिए, और बड़ी बड़ी कमांडिंग हाइट्स जो हैं वो सरकारी क्षेत्र में दे दी। धीरे धीरे करके बैंक, बाकी सब संस्थाएं भी सरकारी क्षेत्र में रहेंगी, ऐसा उनके मन में विचार था। और हाँ, निजी क्षेत्र काम कर सकता है, लेकिन कुछ ही क्षेत्रों में, यानी बाकी सब क्षेत्र जो हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में रहेंगे। अगर उपभोक्ता वस्तु बनानी है तो चलिए आप लाइसेंस ले लीजिए, बना लीजिए। तो कार बनानी हो तो लाइसेंस लीजिए, स्कूटर बनाना हो तो लाइसेंस लीजिए। और बाद में उसी राजनीतिक दल की सरकार ने ये कहा 1991 में कि हमसे 40 साल गलती हो गई। हमसे जो हमने 1950 के बाद से जो नीति अपनाई, उसमें गलती ये हो गई कि हमने निजी क्षेत्र को जो है वो बढ़ावा नहीं दिया। और इसलिए अब हमें एलपीजी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तब उनको प्राइवेटाइजेशन की याद आ गई। तब उनको ध्यान में आया कि ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर सब कुछ निर्भर करने की जो बात आई, उससे इस देश में उद्यमशीलता जो है वो नष्ट हो गई। लेकिन उसमें भी
जो 1991 की नीति अपनाई उसमें भी ग्लोबलाइजेशन साथ में डाल दिया। यानी जो कुछ करेगी उसमें अब हमारे पास संसाधन नहीं है। उस समय 1947 में भी कहा कि हमारे पास संसाधन नहीं है, 1991 में भी कहा कि हमारे पास संसाधन नहीं है। इसलिए संसाधन यदि आएंगे तो ये फॉरेन कैपिटल से आएंगे, एफडीआई लानी पड़ेगी, एफपीआई लानी पड़ेगी और एमएनसीज को लाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास संसाधन है और हमारे पास उद्यमशीलता भी नहीं है। तो ये एमएनसीज आएंगी तो हमें उद्यमशीलता भी सिखाएंगी, नई टेक्नोलॉजी भी सिखाएंगी। यानी अभी भी वे भारत के युवाओं की शक्ति में विश्वास नहीं कर रहे थे। अभी भी भारत के युवाओं की पराक्रम पर, उनके कौशल पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उनको अभी भी एमएनसीज पर ही विश्वास था। लेकिन हमने देखा 1990-91 से लेकर जब हम 2014 तक पहुंचे, तब तक हमारे देश का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो बिल्कुल नष्ट हो चुका था। हम बहुत बड़ी मात्रा में चाइनीज सामान पर निर्भर हो चुके थे। हमारे देश में चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थोड़ा सा एक्सेप्शन था, उसको बताता हूँ बाद में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, टेलीकॉम हो, साइकिल हो, इन तमाम प्रकार के जो उद्योग थे वो धीरे धीरे करके नष्ट हो गए थे या हो रहे थे। और एक जमाना था कि हम दुनिया भर के लिए दवाई तो बनाते थे, अभी भी बनाते हैं, लेकिन उसके लिए जो कच्चा माल है, एपीआई है, वो भी हम बनाया करते थे। लेकिन इस कालखंड में ये हुआ कि हमारा जो एपीआई इंडस्ट्री है लगभग खत्म हो गई। 90% एपीआई के लिए हम अब चीन पर या दूसरे मुल्कों पर निर्भर हो गए। इसी प्रकार से हमारा देश सबसे ज्यादा दुनिया में दूसरे नंबर पर मोबाइल इस्तेमाल करने वाला देश था। लेकिन मोबाइल इंडस्ट्री भी जो है वो भी हमारी शुरू ही नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉनिक हो, टेलीकॉम हो, इवन केमिकल इंडस्ट्री में, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, तमाम प्रकार के जो हमारे उद्योग थे वो नष्ट होते चले गए। यानी मैं जो आपसे प्रारंभ में ही निवेदन किया कि आज हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि 2018 तक हमारी सरकार को समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। ये बात सही है कि 2014 में 2015 में हमने मेक इन इंडिया की योजना शुरू की, स्टार्टअप, स्टैंड अप, ये योजनाएं शुरू की, तमाम प्रकार की सुविधाएं स्टार्टअप्स को देने की बात भी आई। लेकिन 2018 तक भारत सरकार में जो बैठे हुए जिसको हम सलाहकार कहते हैं, वे ऐसे लोग थे जो अभिभूत थे भूमंडलीकरण के, जो अभिभूत थे विदेशी आयातों से, जो अभिभूत थे विदेशी निवेश से। तो इसलिए हमने लगातार हमारा टैरिफ हम लोग घटाते चले गए और बाहर से सामान आता रहा। तो लेकिन तब तक देश का जो युवा है स्टार्टअप के माध्यम से अंगड़ाई ले चुका था। और उसके बाद स्वदेशी जागर मंच ने भी एक बहुत बड़ा अभियान 2017 में लिया। 2017 में हम लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ी रैली हुई चाइना के खिलाफ, और उस समय सरकार को भी ये बात समझ में आने लगी कि ये जो विदेशों पर जो हमारी अत्यधिक निर्भरता है और जो हमें बताया गया कि आयात खोलने से ही देश का विकास हो सकता है, तो वो शायद गलत रहा। इसलिए अभी हमें आयातों को रोकने की जरूरत होगी। तो उस समय के जो वित्त मंत्री थे श्रीमान अरुण जेटली जी, उन्होंने अपने बजट भाषण में पहली बार, ये बात 1991 के बाद पहली बार हुई थी कि किसी वित्त मंत्री ने ये कहा कि हम
अपने देश का जो आयात है उसको कम करने की कोशिश करेंगे और टैरिफ बढ़ाएंगे, और वो प्रोटेक्टिव टैरिफ होगा, यानी अपने देश के उद्योगों के संरक्षण के लिए हम टैरिफ में वृद्धि करेंगे। तो उस समय के बजट भाषण में उन्होंने फरवरी में यह टैरिफ बढ़ाया, और उसके बाद फिर जुलाई में टैरिफ बढ़ाया, फिर अगस्त में टैरिफ बढ़ाया, फिर अक्टूबर में नॉन एसेंशियल कमोडिटीज पर टैरिफ बढ़ाया गया। ऐसे तमाम जो प्रयास थे उसके कारण धीरे धीरे देश में जो आयात प्रतिस्थापन, जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, होना शुरू हो गया, और कई जो बाहर की कंपनियां थी उन्होंने देश में भी उद्योग लगे, और बाहर की कंपनियों ने भी हमारे देश में आकर के उत्पादन करना शुरू किया। तो कम से कम जो हम पूरा का पूरा असेंबल्ड सामान बाहर से लेकर के आते थे, अब भारत में उन उद्योगों को चलाना शुरू किया। हालांकि वो हमारे सपनों की नीति नहीं थी, लेकिन ऐसा सब चीजें हुई। इस बीच में कोरोना काल आया, और कोरोना काल में ये बात समझ में आई कि हमारी निर्भरता विदेशों पर बहुत ज्यादा है। हमारे पास पीपीई किट्स नहीं है, हमारे पास फेस मास्क तक नहीं है, यानी छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम चीन पर निर्भर करते थे। और चीन जिसने हमें ये बीमारी दी, क्या अब हम सारा सामान उन्हीं से मंगाएंगे? तो एक सोच में परिवर्तन आने शुरू हुआ। और उस समय आपको ध्यान होगा कि फरवरी की लगभग मई आते आते 2020 में सोच में परिवर्तन आया। तो अब एक नई अवधारणा शुरू हुई आत्मनिर्भर भारत की। हम शुरू से कहते थे कि ये मेक इन इंडिया जो है वो पर्याप्त नहीं है, ये मेड बाय इंडियंस होना चाहिए। तो अब ये जो आत्मनिर्भर भारत की बात आई, उसमें यह बात समझ में आनी शुरू हुई कि मेड बाय इंडिया, मेड बाय इंडियंस जो है वो सही नीति है। भारत आत्मनिर्भर बने, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे वो टेलीकॉम है, चाहे वो एपीआई है, चाहे वो साइकिल इंडस्ट्री है, या मशीनरी है। तमाम प्रकार के क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है उस समय। अब ये आत्मनिर्भरता कैसे आई? हम जानते हैं कि हमारे देश में हम आयातों पर तो निर्भर हैं ही, लेकिन हमारे निर्यात भी जो है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। इसके कारण हमारे आयात और निर्यात के बीच में जो डिफरेंस है, जिसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, और ट्रेड डेफिसिट के साथ साथ उसका जो कुछ भरपाई हमारे सेवाओं के निर्यात से होती है। और क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा होते हैं, इसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा कम रहता है बैलेंस ऑफ ट्रेड से, लेकिन फिर भी काफी रहता है, जिसके कारण हमारी विदेशों पर फॉरेन एक्सचेंज की निर्भरता जो है वो काफी रहती है। तो ऐसे में हमें, हालांकि सरकार ये कहती है कि भाई हम एफडीआई इसलिए मंगाते हैं कि ताकि देश का विकास हो सके, लेकिन मोटे तौर पर चाहे वो एफडीआई है या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ये इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है। और अगर हम ये जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर से नहीं आती है, ऐसे में तो हमारा रुपया जो है वो और नीचे जा सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं, विदेशों से हम आयातों को कम करें, ताकि हमारा जो ट्रेड में डेफिसिट आता है वो ही ना रहे, और वो नहीं रहेगा तो हमें कोई फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट भी बाहर से एफडीआई के रूप में या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं रहेगी। अब आप कहेंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि एफडीआई नहीं आनी चाहिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए? इसलिए क्योंकि जो एफडीआई आ रही है उसमें हमारे जितने भी छोटी बड़ी कंपनियां हैं वो धीरे धीरे करके विदेशियों के हाथ में जा रही हैं। मैं
कई बार इसके बारे में लिखता भी हूँ कि हम हालांकि हमारे बहुत हमें गर्व होता है कि हमारे देश में इतने यूनिकॉर्न्स हो गए हैं, स्टार्टअप्स जो हैं वो इतने बड़े हो गए हैं कि उनकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ज्यादा हो गई है। तो वो यूनिकॉर्न्स इतने बड़े हो गए हैं और हमें बहुत गर्व होता है, लेकिन जब हमारा गर्व जो है वो तुरंत नीचे आ जाता है जब हमें पता चलता है कि ये यूनिकॉर्न्स अब हमारे रहे ही नहीं, ये बाहर फ्लिप कर चुके हैं। फॉरेनर्स ने जो इन्वेस्टमेंट करी उसके कारण उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमें ये पसंद नहीं है कि आपके जो स्टार्टअप है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड रहे, इसको आप सिंगापुर में जाकर के रजिस्टर करवाइए। जैसे आपने देखा फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी जो है बंसल बंधुओं ने बनाई थी, लेकिन वो सिंगापुर में चली गई। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्टार्टअप्स हैं जो सिंगापुर में या यूके में या अमेरिका में जाकर के उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा लिया, जिसको हम फ्लिपिंग बोलते हैं। तो फ्लिपिंग के कारण एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो युवाओं के जो स्टार्टअप्स थे वो विदेशों में जाकर के बस गए। अब भारत सरकार ने एक और बात कही कि हम चाहते हैं कि फ्लिपिंग रुक जाए, इसके लिए बाहर जाकर के लोग अपने आप को रजिस्टर ना कराएं, तो हम आपके जो स्टार्टअप्स हैं उनके शेयर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में हम वहां आपको डायरेक्ट लिस्ट करने की अनुमति देते हैं। तो हमने कहा कि ये तो जो इलाज है ये बीमारी से भी बदतर है, क्योंकि फ्लिपिंग तो खराब है ही, लेकिन अगर हमारे स्टार्टअप्स के शेयर्स जो हैं वो विदेशी बाजारों में जाकर के बिक जाएंगे तो वो सारा का सारा अधिकार तो विदेशियों के हाथ में चला जाएगा। ना तो हम उनके ऊपर रेगुलेशंस कर सकेंगे, ना उन पर हम टैक्स लगा सकेंगे। तो ये कौन सा इलाज हुआ? तो ये इलाज गलत है। तो अब सरकार को शायद हमारी बात धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हुई कि ये जो डायरेक्ट लिस्टिंग है वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर अपने देश में हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो भारत में रहें, फ्लिप न करें, अगर हमें ये आवश्यकता है कि हमारे देश के जो स्टार्टअप्स हैं वो विदेशों में लिस्टिंग उनकी ना हो, तो क्या करना चाहिए? तो हमारे स्टार्टअप्स छोटे भी हैं और बड़े भी, तो इसके लिए जरूरी है कि सब छोटे बड़े स्टार्टअप्स को भारत में ही उनको पूंजी मिल जाए। अभी प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में ये कहा कि भारत में ही इनको पूंजी मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये पूंजी कैसे मिलेगी, यह महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए वातावरण बनाना पड़ेगा कि भारत के लोग ही इन स्टार्टअप्स में निवेश करें। हर्ष की बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या में भारत में इन स्टार्टअप्स को पूंजी मिलती है, लेकिन साथ ही साथ यह भी सच है कि बहुत बड़ी मात्रा में चीन और दूसरे मुल्कों से इन स्टार्टअप्स को पूंजी मिलती है। इसके कारण जो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम से की जानकारी रखते हैं वो जानते हैं कि इसके कारण ये जो स्टार्टअप्स हैं वो धीरे धीरे करके, चाहे वो बाहर फ्लिप कर गए हैं या यहाँ पर भी हैं, वो बड़ी मात्रा में वो विदेशियों के आधिपत्य में आ चुके हैं। और इसके कारण उनकी तमाम प्रकार की जो नीतियां हैं, उनके तमाम प्रकार के जो एक्शंस हैं वो विदेशियों के ही समर्थन में होते हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जो युवा हैं जो स्टार्टअप शुरू करते हैं, हमारे जो युवा नए उद्यमी हैं, वो भारत के लिए योगदान दें। तो उसके लिए जरूरी है कि भारत सरकार भी ऐसी नीतियां बनाए जिसके माध्यम से हम भारत में जो HNIs हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो इसमें निवेश करते हैं, उनको इसके लिए प्रोत्साहित करें कि वे भारत के स्टार्टअप्स में निवेश करें। अब यहाँ मैं एक देख रहा था कि हमारी जो टैक्स की जो पॉलिसी है वो बड़ी अजीबोगरीब है कि जो लिस्टेड शेयर्स हैं
उनमें अगर विदेशी निवेश करते हैं, यानी विदेशी निवेश हमें उससे प्राप्त होता है, तो उन पर टैक्स जो है मात्र 10% होता है उनके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। लेकिन अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं और अनलिस्टेड शेयर्स में भारत के लोग उसमें निवेश करते हैं, तो उनको उस पर 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है, गेन टैक्स देना पड़ता है। यानी असमान व्यवस्था है जिसमें भारतीय जो निवेशक हैं उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है और जो विदेशी निवेशक हैं उनको कम टैक्स देना पड़ता है। ये अनलिस्टेड और लिस्टेड दोनों शेयरों में है, लेकिन अनलिस्टेड शेयरों में तो बिल्कुल भी ये सीधा सीधा है, और इवन लिस्टेड शेयरों में भी जो अगर भारतीय निवेशक उसमें निवेश करते हैं तो उनको ज्यादा हायर रेट पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है और बाकियों को कम देना पड़ता है, विदेशियों को। तो यह असमानता दूर करने की जरूरत है। ये भी हमने सरकार को बताया है कि यह असमानता ठीक नहीं है, क्योंकि हमें तो भारतीय लोगों को अब हमारे भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करें, इसके लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। अब ये तो बात हुई कि भारत में जो नए स्टार्टअप्स आए, यूनिकॉर्न्स बन गए या बड़े बनने की प्रक्रिया में है, उनके ऊपर किस प्रकार के संकट हैं और उनमें किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, और वो जो स्टार्टअप्स हैं अब भारतीय हाथों में रहे भी नहीं, ऐसी भी स्थितियां बन गई। तो लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में युवा नए स्टार्टअप्स खड़े कर रहे हैं। उन नए स्टार्टअप्स में नए प्रकार की ऊर्जा हमें दिखाई दे रही है, और हमें आज की स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि हमारी सरकार ऐसी नीतियां बनाए, ऐसी टैक्स पॉलिसीज बनाए, ऐसे फिस्कल पॉलिसीज, ऐसी राजकोषीय नीति बने, इस प्रकार के प्रावधान हों कि भारत में जो स्टार्टअप्स हैं उनको आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। क्योंकि जो आत्मनिर्भर भारत का हमारा जो संकल्प है, वो संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब हमारे युवा अधिक से अधिक संख्या में अपनी उद्यमशीलता के माध्यम से विकास के उस शीर्ष तक देश को लेकर के जाएं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ उदाहरणों के साथ अगले 4-5 मिनट में अपने विषय को समाप्त करूंगा कि आज हमारे देश के सामने, मैंने जैसे रेखांकित करने का प्रयास भी किया, हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है हमारी फॉरेन एक्सचेंज की। उस फॉरेन एक्सचेंज के लिए हमें अपने देश की कंपनियों को बेचना पड़ता है। आज अधिकांश कंपनियां विदेशी हाथों में या तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जा चुकी हैं, या एफडीआई के माध्यम से, जिसको हम ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसके माध्यम से जा चुकी हैं। बहुत सारी भारतीय कंपनियां भारतीय रही ही नहीं, बहुत सारे भारतीय स्टार्टअप्स अब भारतीय रहे ही नहीं, और बहुत बड़ी संख्या में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एफआईआईज के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कहते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय कंपनियों के शेयर्स जो हैं, अब चाहे एचडीएफसी हो, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, बाकी जितने भी बैंक हैं, दूसरी कंपनियां हैं, उनके शेयर्स बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी निवेशकों के हाथ में जा चुके हैं। तो अगर हमें नए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, तो सबसे पहले तो उनका आधिपत्य, उनका जो मालिकाना हक है, वो भारत में ही रहे। यह बहुत महत्वपूर्ण है, और उनके माध्यम से हम फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्या है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, कैसे कर सकते हैं? आज ये जो विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, वो हमें झांसा दे रही हैं कि हम आपको आपके देश से एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं अपने माध्यम से। तो क्या भारतीय स्टार्टअप्स ऐसे प्रयास नहीं कर सकते कि भारत से वो एक्सपोर्ट बढ़े? आज जरूरत इस बात की है कि सीधे सीधे विदेशी उपभोक्ता जो भारतीय साजो सामान को पसंद करते हैं, उनको स्टोर्स में जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे ई कॉमर्स के माध्यम से हमारा सामान खरीद सकते हैं। तो क्या हमारे स्टार्टअप्स ऐसे
ई कॉमर्स कंपनियां नहीं बना सकते जो सीधे विदेशों में जाकर के अपने साजो सामान को बेचें। ऐसे हमारे जो आर्टिजन्स के सामान हैं, हमारे हमारे कारपेट्स हैं, हमारे गारमेंट्स हैं, वो सीधे सीधे क्यों ना विदेशी बाजारों में यानी विदेशी ग्राहकों को सीधे हम दे सकें। हमें क्यों विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की जरूरत पड़े? हमारे स्टार्टअप्स खुद कर सकते हैं ये सारा काम। इसके अलावा बहुत बड़ी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे बड़ी बात होती है नए नए आइडियाज की। उन नए आइडियाज के माध्यम से हम नए प्रकार के उत्पाद, नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अभी सरकार भी हर प्रकार से, मैं केवल एक उदाहरण के नाते बताऊं कि पहले जो हमारे ड्रोन्स थे, लेकिन भारत सरकार अपनी नई ड्रोन नीति लेकर के आई है। तो जो नए स्टार्टअप्स ड्रोन्स बना रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खुला है। तो ऐसे नए नए प्रकार के, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो ऑटोमेशन हो, चाहे वो तमाम प्रकार के जो नई प्रौद्योगिकी है उसके उपयोग में स्टार्टअप्स जो हैं वो एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। इसके अलावा आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है और वो रोजगार हम इन स्टार्टअप्स के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये रोजगार तो बना ही सकते हैं। साथ ही साथ हमारे बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स जब हम कोरोना काल से पूर्व स्टार्टअप्स के कार्यक्रम आयोजित करते थे तो उसमें बहुत से स्टार्टअप्स हमारे एग्रीकल्चरल कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप्स उसमें हमें दिखाई देते थे। तो कृषि क्षेत्र में हम तमाम प्रकार के इन स्टार्टअप्स के माध्यम से, अभी मैं कल ही सोशल मीडिया पर देख रहा था कि हमारे देश में इतनी एग्रीकल्चरल वेस्ट है और उस एग्रीकल्चरल वेस्ट का हम सही उपयोग करके तरह तरह की मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं और वो न केवल भारत के बाजारों में, दुनिया भर के बाजारों में उसको बेच सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, मशरूम फार्मिंग एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हमारे मुर्गी पालन है, हमारा पशुपालन है, डेयरी है, तमाम प्रकार के इन क्षेत्रों में भी नए स्टार्टअप्स की आवश्यकता है और संभावनाएं भी हैं। और इतनी बड़ी मात्रा में मैं यहाँ केवल $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नहीं करूंगा, मैं पूर्ण रोजगार की यहाँ पर बात करूंगा कि हमें अपने देश को न केवल बड़े लक्ष्य की ओर लेकर के जाना है। $5 ट्रिलियन क्या हम आज भी हम $10 ट्रिलियन से ज्यादा की बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार हमारा जो जीडीपी है वो अप्रोक्सीमेटली $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली $11 ट्रिलियन तक हमारी जीडीपी है। इसलिए हमें उसकी फिक्र ज्यादा नहीं करनी है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने या नहीं बने। हमें प्रयास ये करना है कि हमारा रुपया इतना मजबूत हो जाए कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से आ जाए तो हम $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से एकदम से $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंच जाएंगे। हमारे लोगों को रोजगार इतना मिले कि उनको सरकारी सहायताओं की आवश्यकता ही ना रहे। तो हमारे युवा जो हैं वो इतने उद्यमी बने कि दुनिया भर में लोग कहें कि अमेरिका में कि भारत के उद्यमियों की हमें जरूरत है। तो बस इतनी सी बात कहता हुआ मैं आज के संदर्भ में जो हमारा युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनकी भूमिका बहुत बड़ी है, इसको रेखांकित करता हुआ अपने विषय को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितने विस्तार से और कितनी सरल भाषा में हमें भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास और वर्तमान दोनों समझा दिया और स्टार्टअप्स अपना कैसे भागीदारी कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में, ये भी हमें बड़े सरल तरीके से आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी मित्रों को जो आज जुड़े हुए हैं उनको बहुत लाभ मिला होगा इस चर्चा से, और हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा कि हम कुछ नए विषयों के ऊपर अपने स्टार्टअप सोचें, उद्यमिता की तरफ आगे बढ़ें और अर्थव्यवस्था को रोजगार दे करके और खुद रोजगार एक छोटा सा प्रश्न था, सुनील जी से पूछ सकते हैं? जी जी पूछिए, बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने बोला था कि हमारी जो उद्यमिता है, जैसे एक उदाहरण है माइक्रोमैक्स का। बहुत बिग बैंग के साथ माइक्रोमैक्स मोबाइल बना था, लेकिन एकाएक उस पे ऐसा ग्रहण क्या लग गया जो अभी बिल्कुल छोटी कंपनी बन गई वो, जबकि वो आ सकती थी आगे। क्या कारण रहा? मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा। मैं एक छोटा सा स्टार्टअप में काम करता हूँ, ये मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली अगर आप देखें प्रैक्टिकली तो एक जो हम अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड बात कर रहे हैं या जो हम अपने स्टार्टअप से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसमें बनता क्या है बेसिकली। सबसे पहला सवाल ये है, 3 चीजें बनती हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, साथ में जिसके हम सॉफ्टवेयर भी जोड़ देते हैं। बेसिकली हिंदुस्तान में मैकेनिकल्स की कोई इशू नहीं। मैकेनिकल्स आप जो बनाना चाहे हिंदुस्तान में बन जाता। प्रॉब्लम लाइज विद द इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सारा का सारा डिपेंडेंसी सारी विदेशी कंपनीज के ऊपर में, चाहे वो आईसी है, चाहे वो माइक्रो प्रोसेसर हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, वो सब विदेशी हैं हमारे यहाँ पे। और इसके लिए हिंदुस्तान में आपको जान के हैरानी होगी, नॉट इवन अ सिंगल प्रोसेसर इज मेड इन इंडिया। एक सिंगल प्रोसेसर नहीं है हमारे पास बना हुआ है हिंदुस्तान में। तो जो हम लक्ष्य को अचीव करने की जो आप बात कर रहे हैं, या फिर जो मैं समझ पा रहा हूँ कि माइक्रोमैक्स छोटी इकाई क्यों हो गई, उसका लिए पीछे में रीजन यही है एक्चुअली। वो हमारे यहाँ बनता ही नहीं है वैसा सब कुछ, और कोई बनाना चाहे तो उसके लिए हमारे पास सेटअप्स नहीं है, क्यों मशीनें इतनी महंगी है कि हमारे पास कोई सेटअप ही नहीं है। अगर मैं आज एक आईसी बनाना चाहूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर में कुछ डिजाइन करना चाहूँ, तो मुझे वो बाहर के कंट्री के ही माइक्रो प्रोसेसर लेके डिजाइन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक। नहीं, शाह जी का उद्देश्य कुछ और जानना है। आपका पॉइंट सही है, लेकिन बीइंग एक्सपर्ट एंड सीए, he wants to know what have been the administrative or the other, that kind of peripheral issues that Micromax couldn't flourish. That is, I think, मैं इसमें थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ माइक्रोमैक्स को, क्योंकि मैं क्लोजली देखा हुआ है और उनके कुछ लोगों के साथ हमने काम भी किया था। तो माइक्रोमैक्स के साथ वो एक थोड़ा सा पिक्यूलियर एग्जांपल ये रहा कि वहां पे मल्टीपल को फाउंडर्स थे और 4 या 5 को फाउंडर्स थे उसमें, जिसमें एक राहुल शर्मा जी जो थे, मेरे ख्याल से वो मेन थे। बट कई सारे को फाउंडर्स होने की वजह से जब उनके पास इनफ्लो हुआ मनी का, जब उसमें इन्वेस्टमेंट्स आई, तो हुआ क्या कि हर को फाउंडर ने अपनी एक स्पेसिफिक फील्ड पकड़ ली और माइक्रोमैक्स को मतलब जो एक कंपनी की तरह बढ़ाना चाहिए था उसकी तरफ से ध्यान हट गया। तो नेतृत्व की कमी थी वहां पर, नेतृत्व नहीं मिला उस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए, और नेतृत्व की कमी के कारण से वो कंपनी जो अपनी प्राइम पे थी आज से 5-7 साल पहले, वो एक तरीके से कहेंगे कि वो रास्ता भूल गए, क्योंकि वो सब अपनी अपनी डायरेक्शन में लेकर के निकल गए। अपने अपने को फाउंडर्स ने, उनके पास पैसा आया, वो अपना एक सेगमेंट पकड़ के उसके पीछे लग गए, लेकिन एज ए कंपनी को एज ए होल कैसे आगे बढ़ाना है, उसके प्रोडक्ट्स को कैसे इंप्रूव करना है, उसकी तरफ से कहीं से ध्यान हट गया। तो ये मैंने, क्योंकि मैं उनके काफी सीनियर लेवल के लोगों के साथ क्लोजली काम किया है, ये मेरे को थोड़ा सा इनसाइट पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी स्टार्टअप को देखेंगे या किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, हमेशा आपको दिखेगा कि एक लीडर है वहां पे। एक लीडर होना जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, देश को, इकोनॉमी को कहीं पे भी ले जाना है, आपको नेतृत्व चाहिए। सिमिलर हैपेंस विद द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। जब तक वहां पे एक लीडर जो कि डायरेक्शन दिखा सकता है, वो सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन एक डायरेक्शन दिखाने वाला बंदा चाहिए होता है जिसके पीछे सारी ऑर्गेनाइजेशन दिलो जान से आगे काम करती है। तभी मेरा मानना यह है कि ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल बन पाती है। इसमें मैं जो कहना चाह रहा था सर, एक क्वेश्चन ये नहीं, पहले बोलना चाहूंगा, एक बार पूरा बोलने दीजिए। अश्विनी जी बोलिए पहले, निखिल बाद में पूछा। माइक्रोमैक्स का जो विषय है वो हम इसको माइक्रोमैक्स के नाते केवल हम आइसोलेट करके नहीं देख सकते हैं।
माइक्रोमैक्स का विषय पूरे yes, इलेक्ट्रॉनिक right. इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, और हम देखेंगे कि वह देश जो दुनिया में सॉफ्टवेयर में दुनिया का सिरमौर देश बन गया, लेकिन हार्डवेयर में वो पीछे रह गया। इसका कारण ये था कि उस समय की जो हमारा देश के लिए नीतिगत आवश्यकता थी कि हम अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते, वो हम चूक गए। मैं आपको उदाहरण के नाते बताता हूं, दो पैरेलल एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल है उस समय की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में शायद इंडस्ट्री के लोगों में इतना दमखम था कि उन्होंने सरकार को इसके लिए राजी कर लिया कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। और अब आप ये देखिए कि विदेशों से बनी बनाई कार आने पर हायर टैरिफ लगाया गया, 100% तक टैरिफ लगाया गया, जिसके कारण भारत में कारों की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हुई और देश में उसके जो कलपुर्जे हैं वो भी देश में ही बनने शुरू हो गए। और आज अगर हम देखते हैं कि हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमोबाइल का हिस्सा 50% के आसपास है। तो वो इस कारण से हुआ कि हमने अपनी उस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया, जबकि इससे बिल्कुल उल्ट हुआ इलेक्ट्रॉनिक में और टेलीकॉम में, जिसके कारण हमने चूंकि अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं किया, बल्कि हमारे देश में तमाम प्रकार का जो चाइनीज सामान था वो बहुत ही कम टैरिफ पर और अंडर इनवॉइसिंग के माध्यम से आने लगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि हमारे यहाँ 250-300 रुपए की एक पेन ड्राइव मिलती थी और उसकी जो इनवॉइस होकर के आती थी वो लगभग 2-2.5 रुपए की इनवॉइस होकर के आती थी। बहुत बड़ा एक बिल्कुल हम जिसको कहें कि एक एग्जाम्पल बना कि किस प्रकार से हमारे देश में खुले तौर पर आयात, कम टैरिफ पर, अंडर इनवॉइसिंग पर, तमाम प्रकार के इलीगल मेथड से आने शुरू हो गए, जिसके कारण भारत का जो उद्योग था वो माइक्रोमैक्स अकेला नहीं है। हमारे देश में कंप्यूटर्स बन ही नहीं पाए। और जो एग्जाम्पल अभी आया हमारे सामने कि छोटा सा देश ताइवान है, वो तो चिप्स बना लेता है, वो तो सेमीकंडक्टर बना लेता है, लेकिन हमारा इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी प्रतिभा, इतने युवा, इतनी टेक्नोलॉजी में विकास, जो हम PSLV बना चुके, लेकिन हम छोटा सा सेमीकंडक्टर नहीं बना पाए। तो इसके लिए नीतिगत बदलाव की जरूरत है। और आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आज जब हम सरकार $10 बिलियन निवेश करने के लिए तैयार है सेमीकंडक्टर्स के लिए, आज समझ में आ रहा है कि गलती कहाँ हुई। जी धन्यवाद। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल था इसका मतलब। अंशुल जी मैं कुछ बताऊं? महाजन जी मेरा एक सवाल है अंशुल आपसे। जी देवांग जी हाँ जी, मेरा नाम है देवांग आचार्य, अहमदाबाद से, गुजरात से हूँ। स्टार्टअप के लिए बेसिकली यहाँ दो प्रॉब्लम हमने स्टडी किए हुए हैं। एक है फाइनेंस और दूसरा मेंटोरिंग। तो हमने ऐसा किया यहाँ पे गुजरात पे, अश्विनी महाजन जी जानते हैं, हमने यहाँ पे एक जो रिटायर्ड यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर या इंडस्ट्री से लोग हैं, उनके लिए ITF करके हम जो एक संस्था से जुड़े हुए हैं, उनसे हमने गुरुकुल शुरू किया। तो वो लोग मेंटोरिंग करेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आइडियाज अच्छे होते हैं बट सडनली कंपनी बड़ी हो गई, अब उसको कैसे ले जाना। तो वो जेस्टेशन पीरियड आता है, उसमें जैसे बोल सकते हैं सब एवरीबडी साइफन ऑफ द मनी एंड ऑल, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है, तो एक जैसे एंजल इन्वेस्टर्स रहते हैं, अब एंजल इन्वेस्टर्स की लिमिटेशन ये आती है, मोमेंट दे इन्वेस्ट एंड वो लोग डायरेक्ट समझ लो बोर्ड पे आते हैं, यदि कंपनी कुछ गड़बड़ हुई तो वो तो इन्वेस्टर ही है, मगर डायरेक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो हमने उसका तोड़ ऐसा निकाला, एकदम स्ट्रीट लैंग्वेज में बताया तो कन्वर्टेबल नोट्स आती है, तो हमने ITF महाजन करके
एक उसमें छोटे छोटे उद्योगों के लिए कुछ सेक्टर्स में ये शुरू किया और बहुत से इन्वेस्टर उसमें जुड़ रहे हैं। ऐसे ITF गुरुकुल में भी बहुत से जिसको एक्सपर्ट्स बोल सकते हैं, हु आर एडवाइजिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हु हैव एडवाइज्ड टू लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स आल्सो, बोर्ड पे रहे हैं, वो लोग आना चाहते थे क्योंकि वो स्पेयर टाइम है। स्पेयर टाइम होने की वजह से वो लोग एडवाइस कर सकते हैं। और कंपनी को हम लोग ने ओपनली, जो भी स्टार्टअप है उनके साथ ऐसा बताया हुआ है कि यू कैन हैव योर पर्सनल एग्रीमेंट विद देम ऑन अ प्रोफेशनल बेसिस ऑल्सो। व्हाट विल डू, विल गिव यू प्लेटफॉर्म। वहां जो मेंटोर जैसे आ जाते हैं, मेंटी को वो लोग मिलते हैं। इफ एट ऑल एवरीथिंग गोज वेल, दे साइन एन एग्रीमेंट, तो हम लोग को इस पर कुछ इस तरह की इकोसिस्टम होने से ये पैसे वाला और ये दोनों का स्टार्टअप कैन ग्रो। तो महाजन जी ने अच्छा ही बताया कि ये आईसी का जो बड़ा सेक्टर है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो वोकन अप टू द फैक्ट दैट इफ एट ऑल सिंपल आईसी कैन, कोई भी स्मार्ट डिवाइस के अंदर आईसी लगती है और उस आईसी की वजह से आप पूरी ग्रिड को डाउन कर सकते हो डिफेंस में। यदि पावर सेक्टर में कहीं पे चाइना का प्रोडक्ट आ गया, इफ एट ऑल दे वांट टू डाउनग्रेड दिस थिंग, तो वो लोग दे कैन स्टॉप दैट। तो वो भी हो रहा है। तो ये मेरे दो सजेशन, हम लोग ने गुरुकुल भी चालू किया हुआ है जिसपे हम लोग मेंटर देते हैं और ये देते हैं महाजन की वजह से। अब उसका ITF महाजन नाम दिया हुआ है, तो महाजन व्यवस्था जो पहले थी ऐसे। तो हम यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि स्वदेशी जागरण मंच ने स्वावलंबी भारत अभियान यह शुरू किया है और उसमें हर प्रांत में और हर जिला में इस प्रकार की समितियों का निर्माण करने की योजना है कि जो हमारे उद्यमी हैं उनको आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनको हम दूर कर सकें, उनको हम प्रोत्साहित कर सकें नए उद्यमियों को, और ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन अपने अपने जिला में, अपने प्रांत में हम लोग कर सकें। और उसके लिए तमाम प्रकार के वे सब लोग, चाहे वो फाइनेंस के क्षेत्र से हैं, चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र से हैं, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कहीं कोई बैंकिंग से संबंधित हैं, इन सब को हम कैसे जोड़ सकें और उनको देश, क्योंकि यह वास्तव में कोई एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है, ये समाज की जिम्मेवारी है। तो हम उस सामाजिक दायित्व का निर्वहन हम कैसे करवा सकते हैं, तो उसमें संघ के की जो जितनी भी आर्थिक क्षेत्र के संगठन हैं, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, किसान, अपने जो ग्राहक पंचायत, सहकार भारती, लघु उद्योग भारती और विद्यार्थी परिषद को भी इसमें जोड़ा है साथ साथ में, और राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से भी कोई परहेज नहीं है, उनको भी साथ में लेना, उन जनप्रतिनिधियों को भी साथ में लेकर हम कैसे रोजगार के सृजन में आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए एक प्रयास शुरू होगा। तो देवांग जी, इसको हम जो आपने प्रयास अपने क्षेत्र में शुरू किया, उसको हम अखिल भारतीय स्तर पर भी ले जा सकते हैं। थैंक यू भाई साहब, बहुत जरूरत है इसकी। इसमें मैं देख रहा हूँ दरअसल स्टार्टअप के साथ में जो एक एनकरेजमेंट मिला है युवाओं को और सभी को, उसमें एक गैप कहीं आ रहा है कि जितना एनकरेजमेंट है और जितना लोग स्टार्टअप रजिस्टर कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, उसमें सक्सेस रेट जिस तरह का लो है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 5%। सो टू फिल दैट गैप, दिस ऑल एफर्ट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड। और आपने बहुत अच्छी जो बातें, कुछ नई बातें भी मालूम पड़ी आपने जो बताई हैं, कि एक उसमें जो बड़ा ही चैलेंजिंग जो मुझे लग रहा है कि जो स्टार्टअप कोई जब रजिस्टर करता है, शुरू करता है, तो वो एक बड़ी आकांक्षा के साथ में करता है, और जब उसको वो विदेशी किसी कंपनी के साथ में जब वो जुड़ता है, तो डेफिनेटली वो तभी जाता है जब उसको अपने यहाँ पर कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो इस दोनों तीनों चीजों में जो ये अब जो एफर्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली मेरे ख्याल से उससे इम्प्रूवमेंट और होगा। थैंक यू सो मच, इट हैज बीन सो मच एनलाइटनिंग। काफी जानकारी मिली है आपके पास। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो,
हाँ, गुड आफ्टरनून जी भाई। बोलिए बोलिए। पहले तो सबको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की शुभकामनाएं। सर मेरा एक सवाल है, मैंने जो आज का कन्वर्सेशन हमारा हुआ उसमें से सबसे ज्यादा चीज निकल के आई जो मैंने महसूस की वो है कि हमारे देश में उतना टेक्नोलॉजी का ग्रोथ नहीं है जितना चाइना एंड जापान के अंदर है। तो क्या इसका सबसे बड़ा रीजन हमारा एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, जो कि थ्योरिकल ज्यादा है और प्रैक्टिकली उसमें एप्लीकेबिलिटी कम है, जिससे हमारे जो भी जनरेशन एजुकेट होके निकलती है उनमें वो स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती जो उनमें होनी चाहिए, जिसकी वजह से लैक ऑफ टेक्नोलॉजी का गैप आता है हमारे देश में कंपैरिजन टू जापान एंड चाइना। क्या मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ? जी सर। मैं प्रोफेसर प्रभात रंजन हूँ। काफी लोग जानते हैं मैं दिल्ली में था। नमस्कार। 5 साल मैं दिल्ली के इंडिया के टेक्नोलॉजी थिंक टैंक टाइफेक का हेड था और काफी बार आप लोगों से मिलने का मौका भी मिला था। तो जो ये चर्चा हो रही इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी की, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि 2013 में हम लोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि 4 सेक्टर में हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक गुड सेक्टर भी था। और जैसा कि आपने अभी पूछा प्रश्न कि इसका क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम से जुड़ाव नहीं है, एकदम है। और इसका हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जो क्या बोले प्रैक्टिसेस हैं उनका भी प्रभाव है। हम बचपन से बच्चों को हाथ से काम करने नहीं देते हैं। उनको कहते हैं कि हाथ से काम करना गंदी चीज है। उनको बोलते हैं कि तुम पढ़ाई करते रहो। तो बचपन से उनको हाथ से काम करने से हम अलग कर देते हैं। इसका ये होता है कि जब हार्डवेयर की बात होती है, फील्ड में जाके काम करने की बात होती है, तो बच्चे वो नहीं करना चाहते हैं। तो ये हम परिवार में ही ये एक बायस डाल देते हैं, जबकि अमेरिकन आप देखें तो सब कुछ करते हैं। दूसरा, जब जैसा आपने कहा कि एजुकेशन सेक्टर में जब जाते हैं तो हमारा थोड़ा सा आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में इसलिए बढ़ावा हुआ है कि सबके पास में घर पर रहें या कहीं पर रहें, उनके पास मोबाइल फोन, लैपटॉप, इंटरनेट आजकल एक्सेस हो गया है, जिसके कारण वो काम कर पाते हैं। जहाँ हार्डवेयर की बात है वहां पर वो अटक जाते हैं। तो एक जो अभी चर्चा होती की जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी की, इसका प्लान 2013-14 में बना था। 50,000 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करना चाह रही थी। मैं पर्सनली इसके अगेंस्ट में हूँ एक्चुअली। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जरूरत नहीं है। हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम पैसा कहाँ लगाएं। यदि हम प्रोडक्ट्स डेवलप करें, चिप हम कहीं से लाएं दुनिया से, क्योंकि ग्लोबल इंडस्ट्री है, वो चिप मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो केवल चिप कंपनी हमारा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन बनाने के लिए फिर से प्लान बनना है, उससे आपका प्रोडक्ट डेवलप करनी है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, उसमें एजुकेशन का भी रोल है। पर्सनली मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ किया है, लेकिन आज समय नहीं है शायद, तो मैं उस पर नहीं बताऊं। कभी मौका मिले तो मैं चर्चा करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं डॉक्टर प्रोफेसर वीके विजय जी का भी स्वागत करता हूं। आईआईटी से ताल्लुक रखते हैं और बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग में, और अपने आईआईटी में उनका बड़ा भारी योगदान रहा है। और प्रभात रंजन जी डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से उन्होंने अभी शानदार जवाब दिया, और वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स में। और थोड़े टाइम पहले उन्होंने स्वदेशी स्टार्टअप के साथ एक और प्रोग्राम भी किया था, जिसमें उन्होंने मेडिकल में क्या, हेल्थ केयर में क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, किस तरीके से आगे का फ्यूचर होने वाला है आगे आने वाले 10 सालों में, उसमें बहुत डिटेल में चर्चा हुई थी। तो धन्यवाद आपका भी प्रभात जी फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर विवेक जी को। विवेक जी आप हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ? हाँ अंशुल जी मैं जुड़ा हूँ। हाँ जी विवेक जी, स्वागत है। विवेक जी हमारे प्रेसिडेंट हैं स्वदेशी स्टार्टअप के, आईआईटी में प्रोफेसर हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में आज का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। विवेक जी, धन्यवाद अंशुल जी। और नमस्कार आदरणीय अश्विनी जी, कमल जी और मैं देख रहा हूँ प्रभात रंजन जी
तकनीकी मेंटरिंग की बात है, जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट की बात है, उस पर हम लोग काफी समय से विचार कर रहे थे और उसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसमें विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हम लोग, जो हमारे नए स्टार्टअप्स आते हैं, उनको यदि कुछ टेक्नोलॉजी सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो जो दिल्ली एनसीआर में कम से कम ये काम हमने आरंभ किया है, जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है, उनके माध्यम से हम टेक्निकल सपोर्ट किस तरह से इन स्टार्टअप्स को दे सकते हैं। कुछ प्रयास हम लोगों ने कोरोना काल में, आप लोग सब जानते होंगे, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, उसके लिए मैं मनु जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं हमेशा, क्योंकि उन्होंने बहुत व्यक्तिगत उसमें अपने उनके एफर्ट्स थे, लेकिन एक पूरा टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप उसमें क्रिएट हुआ। और हालांकि वो दैट वाज अ रेस अगेंस्ट द टाइम एक्चुअली, और उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज, उस समय का समय बहुत परिस्थितियां बहुत कठिन थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक बहुत सफल प्रयोग था। तो उसी आधार पर हम लोगों ने अब नए प्रयास प्रारंभ किए हैं। हम विभिन्न टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में जाकर न सिर्फ स्टार्टअप्स के बारे में छात्रों से बातचीत करेंगे, वहाँ के फैकल्टी, जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके लिए एफडीपी प्लान कर रहे हैं, बल्कि इस तरह का एक इकोसिस्टम हम लोग खड़ा करना चाहते हैं जहां पर हमारे इन स्टार्टअप्स को एक टेक्निकल सपोर्ट मिल सके। इसी कड़ी में उन्नत भारत अभियान के माध्यम से हम लोगों का एक और प्रयास है कि देश भर में जो हमारे बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस है, वहां पर रूरल स्टार्टअप्स का एक इकोसिस्टम तैयार हो। कैसे जो हमारे ग्रास रूट इनोवेटर्स हैं, ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारे युवा हैं, वो जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग रिलेटेड हो, या और जो लोकल स्थानीय स्तर पर स्किल्स हैं, आर्टिजन स्किल्स हैं, उनके स्टार्टअप्स, उनसे रिलेटेड स्टार्टअप्स हो, तो उनके लिए एक इकोसिस्टम हमारे देश भर के IITs, NITs ऐसी जगह बने। ऐसा एक प्रयास हम लोग उन्नत भारत अभियान के माध्यम से कर रहे हैं। और अंत में मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ। प्रभात जी ने जैसा बोला कि अभी हमारा पूरा जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है, मैं इसको परिवर्तन इसलिए कह रहा हूँ प्रभात जी, क्योंकि हमारे देश में परंपरा रही कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन थी वो प्रायोगिक शिक्षा थी। हमारे यहाँ आर्टिजन जो है वो सिर्फ काम करके बच्चे बचपन से सीखते थे और उसी से हम लोग, लेकिन ये अब मैकाले शिक्षा कहें या जो भी कहें, अंग्रेजों के समय जो एक पूरा प्रणाली में परिवर्तन हुआ, लेकिन मुझे आशा है कि जो हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ये पुनः हमें उस मार्ग पर लेकर जाएगी। आपने ठीक कहा, और ये एक पुनः एक परिवर्तन या कहे कि वापसी होगी, जो हमारी परंपरा थी, ज्ञान परंपरा थी, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे और उसी के माध्यम से हम देश को आत्मनिर्भर बना पाएंगे अपने स्टार्टअप्स को खड़ा करके। इसी के साथ मैं आज के लिए, आज की इस वक्तव्य के लिए डॉक्टर अश्विनी महाजन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मनु जी, कमल जी है अभी? हाँ जी वैसे कमल जी है जी। तो अभी मैं मनु जी को आगे का कार्यक्रम संचालन करने के लिए मनु जी को पुनः आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद। कमल जी भाई साहब हमारे बीच में हैं, हमारे फाउंडर मेंबर और मार्गदर्शक। कमल जी से अनुरोध है कुछ आपको मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूँ। कमल जी भाई साहब। मनु जी, एक मिनट में लगा सबको दर्शन करके। नमस्कार भाई साहब। बहुत बड़ी संख्या में सब लोग उपस्थित हैं। नए पुराने सभी मित्रों के यहाँ दर्शन हुए, सुनने का मौका मिला, डॉक्टर अश्विनी महाजन जी का मार्गदर्शन मिला। मैं बस एक बात, फाइनेंस के बीच में चल रही थी, फंडिंग की बात चल रही थी, डॉक्टर साहब ने भी फ्लिपिंग वाला इशू जरूर रेज किया होगा। उसमें जो फंडिंग के अभाव में स्टार्टअप्स हमारे फॉरेन रजिस्ट्रेशन की ओर भागते हैं, तो उसकी बजाय यहीं के भी अब फाइनेंसर बड़ी मात्रा में आने लगे हैं। ये एक शुभ लक्षण दिखाई दे रहा है। रात ही में एक कार्यक्रम देख रहा था, गुड न्यूज टुडे करके सोनू सूद चलाते हैं, GNT करके, उस पर badabusiness.com के डॉक्टर विवेक पिंद्रा जी ने और एक फंडिंग के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। तो उसमें देखा कि 4 करोड़ की फंडिंग एट ए टाइम एक प्रोजेक्ट में, जिसमें महिला सुरक्षा
केंद्र में था, उस विषय को लेकर के हुई है। तो आज भारतीय फाइनेंसर भी बड़ी मात्रा में आगे आने लगे हैं, जिससे हो सकता है आगे से जो फ्लिपिंग वाली समस्या वो थोड़ी कम हो सकेगी। और उन्होंने एक अच्छा डॉक्टर बिंद्रा ने एग्जाम्पल दिया कि किस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। तो उन्होंने इसका गूगल के सुंदर पिचाई के बारे में विश्लेषण किया, किस प्रकार से उन्होंने गूगल फोटोज बनाए जिसके माध्यम से हम मुगले आजम को अलर्ट करके देख सके। गूगल मैप किस प्रकार से डिजाइन हुआ, गूगल लेंस बना, और गूगल ट्रांसलेटर कैसे बना। तो उसका एक ट्रांसलेटर वाला उदाहरण मैं बताता हूँ। वो चाइना में गए तो दिन में तो उनके पास ट्रांसलेटर उपलब्ध रहता था, रात को उनको कहीं जाने का, होटल में रेस्टोरेंट में खाने की इच्छा हुई तो ट्रांसलेटर उपलब्ध नहीं था। तो उन्होंने तुरंत गूगल की टीम की मीटिंग बुलाई और उसमें से उनके सामने ये समस्या रखी और गूगल ट्रांसलेटर एवॉल्व हो गया। तो कैसे एक एक करके ऐप को डेवलप करते जा रहे हैं और उनके बराबर की बहुत सारे ऐप पीछे रह गए। ये एक विशेषता स्टार्टअप कल्चर की रहती है। तो हम सब भी बड़ी मात्रा में, सुदीप शुक्ला जी बैठे हैं और जो स्टार्टअप्स हैं मन से लगे हुए कुछ ना कुछ नया करने का, प्रोफेसर प्रभात रंजन जी बैठे हैं, यहाँ कमलेश रघुवंशी जी बैठे हैं, जो किसी प्रकार से समाज की समस्याओं का निदान करते हुए और रोजगार पैदा करते हुए नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आ रहे हैं बाजार के अंदर, समाज के अंदर। ऐसे सब मित्रों को शुभकामनाएं हैं और हम सब अच्छे से खड़ा कर पाएंगे। माननीय अश्विनी महाजन जी और स्वदेशी जागरण मंच के मार्गदर्शन में स्वदेशी स्टार्टअप्स जो है और आगे नई ऊंचाइयां छुएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मनु गोयल जी और डॉक्टर विवेक जी के नेतृत्व में पूरी स्टार्टअप टीम को बहुत अधिक बधाई, शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती का जिक्र आया है, 125वीं जयंती है। मेरे को देरी भी उसी कार्यक्रम के कारण से हुई। आज संपूर्ण हरियाणा में जय हिंद बोस के नाम से कार्यक्रमों का आयोजन था। नेताजी को याद किया गया। उन्होंने स्वतंत्रता जिसको आजकल माना जाता है 15 अगस्त 1947 से पहले ही स्वतंत्र देश की सरकार बनाई और अंडमान निकोबार में उसका तिरंगा फहराया। ऐसे ही मोइरांग पास जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, वहां पर भी वो जीतते हुए पहुंचे सेना के कुछ लोग और वहां पर भी तिरंगा फहराया। तो उन्होंने एक बैंक खड़ा किया, एक बड़ी सेना खड़ी करी, एक बहुत बड़ा, वो भी उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों के स्टार्टअप्स थे जिन्होंने नए ढंग से देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। तो उनको विनम्र प्रणाम करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए मैं जय हिंद बोस के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद बोस, नमस्कार। जय हिंद बोस। धन्यवाद कमल जी, धन्यवाद। आज वैसे ही बहुत शुभ दिन है जी, और आपको बहुत बहुत बधाई। कमल जी को भी नए जीवन के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हम सभी को पता होगा कि कमल जी ने एक नए जीवन की शुरुआत की है अभी हाल ही में और उनको अब नया कार्यभार भी मिला है। बीजेपी के साथ अब वो जुड़ गए हैं फॉर्मली। सो आपको बहुत बहुत बधाई कमल जी और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद अंशु जी। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो हाथ रेज कर सकते हैं। हमारे पास 2 सवाल हैं अभी। मैं पहले राजश्री जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना सवाल पूछें। जी, आप लोगों को बहुत बहुत आभार है, अश्विनी जी और हमारे कमलजीत जी को, सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। 2-3 मैं पढ़ रही थी तो 2-3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो हमारे पास डिफिकल्टीज आती हैं। 2-3 बहुत आसान उपाय हैं, जैसे डुअल क्लास शेयर, जिससे निजी भले बाहर से आए लेकिन वोटिंग राइट्स हमारे स्टार्टअप्स उप क्षेत्र में निवेश करने पे बहुत सारी पाबंदियां भी हैं जिन्हें हटाना जरूरी है। फ्लिपिंग क्यों होता है यह सोचना भी आवश्यक है। हमारे कानून के चक्रव्यूह से परेशान होकर बहुत सारे स्टार्टअप फ्लिप करते हैं। फिर डुअल क्लास शेयर से पूंजी बाहर से आ सकेगी लेकिन वोटिंग राइट्स हमारे साथ रहेगा। फेसबुक, ट्विटर सब
आप म्यूट हो गए हैं मैडम। नहीं, म्यूट तो नहीं है राष्ट्रीय जी, शायद कुछ कनेक्शन आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, हो में कुछ इशू है। जब तक नेक्स्ट ले लो। हाँ, अगला तो डॉक्टर सुषमा अग्रवाल जी हैं नेक्स्ट। डॉक्टर सुषमा अग्रवाल जी। नमस्कार। सबसे पहले तो सभी को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अश्विनी महाजन जी को कि उन्होंने इतना सुंदर प्रयास, और साथ में अनीता पांडे जी को जिन्होंने मुझे महिला स्वदेशी ब्रांच के साथ जोड़ा, और बहुत अच्छा प्रयास है। और दिव्यांग जी, मेरी कुछ सजेशंस हैं। सुषमा जी एक बार परिचय दे देंगे अपना? सुषमा जी परिचय कर दे एक बार अपना। जी, मैं डॉक्टर सुषमा अग्रवाल, आई एम डॉक्टर सुषमा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन लक्ष्मीबाई कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अश्विनी महाजन जी ने इतना सुंदर प्रयास किया है, और अभी मैं पूरा वक्तव्य सुन रही थी, और इसमें दिव्यांग जी ने जैसे कहा कि इसके अंदर कुछ क्षेत्रों में बहुत सुधार की आवश्यकता है, और हम बहुत आगे इस अभियान को ले जा सकते हैं। कि जैसे मेंटर, एक प्रॉब्लम आती है, मेरा रूरल बैंकिंग पर पीएचडी रही है, कि नॉन फाइनेंशियल हेल्प मेंटरिंग, और इसी के साथ साथ उसे मार्केटिंग के साथ लिंक करना, और इसमें हमारी बहनों का बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। हमारी बहुत बहनें इसमें बहुत अच्छा करके दिखा सकती है स्टार्टअप में। जैसे युवाओं को अपने साथ लेने का प्रयास है, उसी प्रकार से बहनों को साथ में लिया जाए, उन्हें पूरी ट्रेनिंग देकर, और दूसरा उसका आवश्यक है मार्केटिंग के साथ लिंक करना। देयर शुड बी अ ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट, कि जहां पर उनको ट्रेनिंग भी दी जाए, फाइनेंशियल हेल्प से ज्यादा नॉन फाइनेंशियल हेल्प उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और दूसरा मार्केटिंग के साथ लिंक करना, जहां सिक्योरिटी हो कि पैसा उनका नहीं डूबेगा। तो छोटे लेवल पर और हर क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण है या शहरी क्षेत्र है, बहनों को भी प्रमोट किया जाए। हम देख सकते हैं लिज्जत पापड़ या दूसरे तरह की चीजें जो कि इंटरनेशनल लेवल तक पर भी अपना नाम स्थापित कर सकती हैं। तो उसके साथ ट्रेनिंग दी जाए बच्चों को, युवाओं को, गर्ल्स को, कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। जैसे मैंने आई क्रिएट इंडिया के साथ एक वर्कशॉप अटेंड की थी, और कॉलेज में भी प्रयास किया था कि उनको पता चले कि महिलाओं के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है कि उनको 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो अवेयरनेस होने से ये सारी स्कीम्स है वो ग्राउंड लेवल पर पहुंच सकेंगी और सक्सेसफुल हो सकेंगी। तो इसी आशा के साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरी टीम का। आज मैंने ये वर्कशॉप अटेंड करी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। मैं नाम पुकारूंगा तो आप बोल सकते हैं। राजश्री जी, आप वापस आ गए, अगर जुड़ पाए हैं तो। जी, अब शुरू से मैं बोलूं या सुनाई दिया था पहले? थोड़ा सा सुनाई दिया था, आप शुरू कर सकते हैं। मैंने 2-3 उपाय बताए थे स्टार्टअप्स के लिए जो दिक्कतें आती हैं। एक तो डुअल क्लास शेयर, जिसमें निजी भले ही बाहर से आए, लेकिन वोटिंग राइट्स हमारे स्टार्टअप्स के पास होनी चाहिए। स्टार्टअप उप क्षेत्र में निवेश करते हुए बहुत पाबंदियां हैं जिन्हें हटाना चाहिए। जैसे फ्लिपिंग क्यों होता है, यह सोचना भी आवश्यक है। हमारे कानून के चिक्र परेशान होकर बहुत सारे स्टार्टअप फ्लिप करते हैं। डुअल क्लास शेयर से पूंजी बाहर से आ सकेगी, लेकिन वोटिंग राइट्स हमारे साथ रहेगा। फेसबुक, ट्विटर, सारी कंपनियां में यही होता है। जुबेबेक के पास 5% शेयर है, लेकिन वोटिंग राइट्स लगभग 58% है। इस वजह से कंपनी को कोई भी फैसला उनकी मर्जी के बिना नहीं होता। तो ये मैंने अभी डिस्कस किया था बैठकर अपने परिवार के साथ, तो देख रहे थे हम लोग, तो ये थोड़े सारे हमने सॉल्यूशन सोचे हैं। और अश्विनी जी, अनीता जी, कमलजीत जी, सबके साथ में बहुत दिन से जुड़ी हुई हूँ। बहुत फाइनेंशियल ये नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सीखा है। और अश्विनी जी और आप लोग ने जो भी बोला है, तो उससे बहुत मेरा भी ज्ञान बढ़ा है।
और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आज पराक्रम दिवस है। आप सबको बहुत बहुत बधाई है 125वें वर्ष में, और देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा, यही मेरी भी मनोकामना है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। इसमें मैं बताना चाह रहा था कि ये बात सही भी है कि देश में जो हमारे कानून हैं उनके कारण फ्लिपिंग होती है, लेकिन बड़ा कारण फ्लिपिंग का यह है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत के कानूनों में बंद करके नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए वो बाध्य करते हैं भारत के स्टार्टअप्स को कि वो बाहर जाकर के अपनी जो कंपनी है उसको बाहर रजिस्टर कराएं। इसलिए भारत के कानूनों से डर के कम उनके प्रलोभन में हमारे स्टार्टअप्स ज्यादा जाते हैं, इसलिए ये बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। और यह प्रभाव तब कम हो सकता है कि हम भारत में ही अपने जो निवेशक हैं, जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया कि हम उन निवेशकों को ज्यादा प्रोत्साहन दें और उन पर जो टैक्स की जो दोहरी दर है उसको ठीक करें। यानी ये कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं हो सकता है कि विदेशियों को तो आधा कर देना पड़े और भारतीय निवेशकों को डबल कर देना पड़े, तो ये कोई तरीका नहीं है। और ये जो रास्ता है कि विदाउट वोटिंग राइट निवेश लेने का, ये एक अच्छा है, लेकिन अभी इसके बारे में सरकार को निर्णय लेना बाकी है। जी धन्यवाद। जी विनोद जौहरी जी। वैसे नमस्ते सभी को, नमस्कार। अभी फंडिंग का इशू उठा था तो मेरे दिमाग में दो बातें उठी थी कि कैपिटल गेन इनकम टैक्स एक्ट में 54EE में स्टार्टअप्स के लिए 50 लाख की लिमिट है। 54EC का अलग इशू है, तो 54EE में 50 लाख की लिमिट है, जबकि बहुत कम है। जबकि स्टार्टअप पे सरकार इतना प्रोत्साहन दे रही है, तो इस लिमिट को हम आगे बढ़ा सकते हैं। 10 करोड़ भी कर दें तो भी उचित रहेगा। दूसरी बात यह कि कैपिटल गेन में जो प्रॉपर्टी बिकती हैं तो उसका केवल आप या तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में या लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका अगर इतना ईज हो जाए कि वो कमर्शियल एसेट में भी चले, उसका इन्वेस्ट करने का हो जाए, तो जो फंडिंग की समस्या है, तो अपने हमारे इनबिल्ट हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। बहुत प्रॉपर्टी ऐसी लोगों के पास है जो डिस्पोज करके कमर्शियल एसेट में लगा सकते हैं। तो ये दो इशू मेरे सामने समझ में आए थे कि 54EE ये बहुत कारगर उपाय होगा। तो अगर ये बात कहीं पहुंच सकती है ऊपर, तो ये बेहतर एक ऑप्शन होगा हमारे पास, हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए। धन्यवाद। जी इसके बाद वैभव वॉचमी से हैं। वैभव जी। जी सबको नमस्कार। मुझे एक ये पॉइंट रेज करना था कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। वैभव जी परिचय दें एक बार। वैभव जी परिचय दे दें। अच्छा जी, मेरा नाम वैभव। मेरा एक वॉचमी एक सेफ्टी वॉच फोन हम लोगों ने बनाया है, तो एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। आई एम एन IIT खड़गपुर एलुमनाई और US से मास्टर्स किया है। उसके बाद हम लोग इंडिया में अपना काम कुछ कर रहे थे, फिर अभी स्टार्टअप हम लोग अपना लॉन्च किया है। तो इसमें मुझे एक जो सीड फंड स्कीम जो कि जनवरी 2021 में नोटिफाई की गई, जिसके तहत 25 लाख रुपए का अनुदान या जो उसमें जो है वो मदद सरकार से मिलती है स्टार्टअप्स को। इसमें केवल उसमें लिमिट है कि भाई उसका इनकॉर्पोरेशन 2 साल से पहले नहीं हुआ होना चाहिए। तो इसमें जैसे मेरी अपनी स्टार्टअप है, बट हम लोगों की एक हार्डवेयर स्टार्टअप है। हार्डवेयर स्टार्टअप्स का इंक्यूबेशन पीरियड केवल बहुत लंबा होता है इसमें, एंड समटाइम्स द आइडियाज कैन टेक लॉन्ग टू मैच्योर। ठीक है, तो ये जो एक टाइम लिमिट इसमें लगाई गई है, ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव है एटलीस्ट हमारे सेक्टर के लिए। और मेरे हिसाब से आई एम नॉट श्योर कि इस तरह की कोई लिमिट होनी चाहिए इसमें जो है। तो इस पर अगर विचार हो, इसको रिलैक्स किया जाए तो थोड़ा फायदा हो सकता है। ये पॉइंट रेज करता हूं। थैंक यू। जी बहुत अच्छे। उसके बाद मैं निमंत्रित करता हूँ शिवधार मिश्रा जी को। शिवधार मिश्रा जी।
नमस्कार सभी को। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूं और मैं जितना भी स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित और कंपोस्टिंग से संबंधित, क्रॉप रेजिड्यू से संबंधित, एनवायरनमेंट और जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, जो खेती के लिए बहुत सारे जो पोषक तत्व की जरूरत होती है, उन सब पे काम करता हूं। इस क्षेत्र में मैंने वर्मी कंपोस्टिंग और इन सब पे काम किया है। मैं चाहता हूं कि जो स्टार्टअप हैं वो कुछ इस तरीके से आए जो तीनों चीजों को कवर करते हुए हों, क्योंकि हमारे जो ग्लोबल स्टार्टअप हैं जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड और इन सारे उससे रिलेटेड, उसमें अच्छा है हम ग्लोबल कम्पीट कर रहे हैं, बट हमारा जो लोकल लेवल का है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास श्रमिक भी उपलब्ध हैं, हमारे पास युवा भी उपलब्ध हैं, सब कुछ उपलब्ध है, तो ज्यादा से ज्यादा हम चाहेंगे कि एरिया जो स्केल अप हो और हमारे जो स्टार्टअप का जो फोकस हो वो रूरल एरिया पे भी इक्वली होना चाहिए। मेरा बस यही कहना है। और बहुत सारे इस वर्मी कंपोस्टिंग में, मशरूम प्रोडक्शन में, जैसे अभी पिछली चर्चाओं में बात हुई है, तो इन पे काम भी हुआ, बहुत अच्छे लोग कर भी रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, यही मेरा सजेशन है। धन्यवाद सभी। जी ये अंशुल जी वैभव जी वॉचमी वाले पिछले लगभग 3-4 वर्षों से स्वदेशी स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं। मनु जी ने परिचय के लिए भी बताया ही था, लेकिन उनका प्रोडक्ट और ये सब पहले से वो दे रहे थे। जी कमलेश जी। हाँ जी भाई साहब, सभी को नमस्कार। मैं कमलेश रघुवंशी, रामानुजन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। तो पहले पढ़ाने से पहले मन तो स्टार्टअप में ही था, फिर भी 1-2 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते रहते हैं। एक मेरा सुझाव था या सजेशन था या भाई साहब के माध्यम से मैं चाहूंगा कि अश्विनी महाजन जी, भाई साहब हमारे बड़े जी, और आप कमल जी, कि यदि सरकार जो छोटे छोटे, देखिए अभी तो इन्होंने बताया वॉच में 2 साल हुए, ये भी एक चैलेंज है। इसके बाद जो 5-6 साल हो जाते हैं, जो पैसा सरकार को देने भी लगे, मान लीजिए 1-2 स्टार्टअप्स को मैं जानता हूँ जो साल में 10 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं प्रॉफिट के बाद, जो होता है 25%। आज की स्थिति ये है कि उन्हें ओडी भी नहीं मिलती है, और फिर बजाज फाइनेंस इधर उधर 18% में लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी स्थिति है। तो सरकार को या जिसको भी ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, जो होता है ना प्रोडक्ट डिफरेंट अपने लोन का, कि जिसने 3 साल का 3 साल में मान लीजिए 25 लाख किया, तो उसका 50% तो ओडी लिमिट दे दें। मतलब जो उसने जमा कर चुका, सरकार को कमा के दिया स्टार्टअप्स ने या कंपनी ने, तो ऐसा कुछ भी करेंगे। क्योंकि जो स्टार्टअप्स के बाद वर्किंग कैपिटल, सैलरी एक समस्या है, सैलरी ऑन टाइम देना होता है। 10-15 लाख रुपए भी उनके पास हो अकाउंट में, तो बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है, क्योंकि ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं, 5-6 साल से तो आपके साथ मैं भी जुड़ा ही हूँ। कुछ कंपनी हैं जो छोटे छोटे थे, आजकल 10-12 लाख रुपए साल का देने लगे हैं अपना उसको, गवर्नमेंट को पैसा, और उन्हें भी 10 लाख रुपए भी नहीं मिल पा रहे हैं लोन में। स्थिति है, वो कहते हैं प्रॉपर्टी लेके आइए, कहीं कुछ लेके आइए, बड़ी स्थिति वो है। तो कहीं यदि ये प्रोडक्ट लॉन्च बैंक के माध्यम से इतनी सारी स्कीम्स हमारा विषय आप पहुंचाती हैं, सारी चीजें, कि जिसने जितना दिया है 3 साल का देख लें, उसका 50% भी दे दें, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है जो स्टार्टअप्स के बाद में आने वाली समस्या है। बस इतना ही एक मेरा आपसे आग्रह था, यदि विषय कहीं पहुंचे। बाकी अंशुल जी है ही उस लाइन से, तो मुझे लगता है पहुंचेगा भी। धन्यवाद जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्चुअली में थोड़ा सा है इशू लोन का, सर्विस इंडस्ट्री में खास तौर पे ये इशू आता है, क्योंकि जहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी नहीं होती है, कोई कोलैटरल देने के लिए या प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो वो इशू है। होपफुली ये भी रिजॉल्व होगा थोड़े टाइम में। मैं आगे आमंत्रित करता हूँ मोहित गोयल जी को, उन्होंने भी हाथ रेज किया हुआ है। मोहित गोयल जी। जी सर, मैं आभारी हूँ आप सब लोगों का, आपने यहाँ पे इतना अच्छा डिस्कशन ये चल रहा है, ये बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। बीइंग एन स्टार्टअप, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ श्रीधर मिश्रा जी से कि सर हमें पूसा इंस्टीट्यूट से किस तरीके का सपोर्ट मिल सकता है। हम एक एग्रीकल्चरल स्टार्टअप की तरीके से इसको आगे साथ में लेके जाना चाह रहे हैं कुछ चीजों में। हमने उसमें कुछ काम करना शुरू किया था हाइड्रोपोनिक प्लांटेशन में सर। तो थोड़ा सा हमें इसके ऊपर कनेक्ट कराएं सर। हमने वर्टिकल फार्मिंग के ऊपर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और उस पर अभी काम चल रहा है, लेकिन हमें हाइड्रोपोनिक प्लांटेशन में न्यूट्रिशन क्रॉप वाइज जो न्यूट्रिशन देना है, दैट इज फॉर ऑर्गेनिक क्रॉप, जो कि हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्रिएट कर सकें।
तो सर उससे रिलेटेड जानकारी के लिए हमें किससे और कैसे संपर्क करना होगा सर, थोड़ा सा उसमें हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। थोड़ा सा आपके इसमें विरोधाभास ये है कि एक तरफ आप ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप हाइड्रोपोनिक्स की बात कर रहे हैं। और जो हाइड्रोपोनिक्स है वो टोटल इनऑर्गेनिक है, टोटल केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है। आप जो भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऑर्गेनिक साइड में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, हमारे पास एक्सपर्ट हैं। और अगर आप सिर्फ हाइड्रोपोनिक्स पे जो वर्टिकल फार्मिंग करना चाह रहे हैं कि कम एरिया में ज्यादा और ऑफ सीजन वेजिटेबल्स वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो उसके भी एक्सपर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उनसे हम कनेक्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा समझना पड़ेगा हर टेक्नोलॉजी को, उसके हिसाब से फिर उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। और भी बहुत सारे हमारे पास प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर में हैं छोटे छोटे स्टार्टअप। हमारे पास कई MBA बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। तो अभी 2-4 तो हमारे पास सक्सेस स्टोरी भी हैं कि छोटे छोटे उन्होंने 10,000 से मात्र शुरू किया, जिनके पास पैसा भी नहीं था, और वो एक बहुत बड़े वर्मी कंपोस्टिंग और जैविक खाद के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, और आजकल 50 लाख और 1 करोड़ तक का उनका वो टर्नओवर हो गया है। तो इस तरीके के बच्चे भी आते हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में एक उस तरीके की शुरू किया जा सकता है जिससे कि लोगों में मोटिवेशन हो, मोटिवेट हो और बच्चे भी आगे चल के इस फील्ड में आए। तो सर रूरल हमारा पर्पस सर जो इसमें करने का था उसमें 2 रीजंस थे सर। हमने जी हाँ। बेसिकली वर्टिकल फार्मिंग में जो हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, वी आर गुड इन इलेक्ट्रॉनिक्स सर। मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा सर। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर में हम बहुत कुछ चीजें कर चुके हैं कंट्रोल एनवायरमेंट्स के लिए, और ऑटोमेशन में हमारा गुड हैंड होल्ड है सर। तो अब इसमें जो सपोर्ट चाहिए था सर वो ये चाहिए बेसिकली कि जिसमें हम इस चीज को आगे ले जा सके, क्योंकि आप देख रहे हैं सर लैंड की स्कैर्सिटी धीरे धीरे दिल्ली NCR में बहुत ज्यादा बढ़ रही है सर। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि किसानों को पूरी तरीके से चीजों का आइडिया नहीं है सर। तो वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम उसको ले जाना चाह रहे हैं सर। इसके लिए हमने एक कंटेनराइज पूरा सेक्शन भी रेडी किया है। तो सर मैं इसमें थोड़ा सा आपसे ये सपोर्ट चाहूंगा कि आपका थोड़ा हमें मार्गदर्शन इस चीज के ऊपर मिले, ताकि हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें और इसको ना कॉमन मैन तक पहुंचा सकें सर, एक लो कॉस्ट में आम आदमी तक पहुंचा सकें। जैसे आपने मशरूम कल्टीवेशन बताया था, ऐसी अलग अलग तरीके की क्रॉप ऑफ सीजन में वो अपना पैदा कर सकें विद लोएस्ट पावर कंजप्शन, लोएस्ट केमिकल कंजप्शन, और उसको पैदा करने के बाद मार्केट में सेल आउट कर सकें सर, सेल्फ रिलायंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे जितना आप कभी विजिट करिए हमारे यहाँ। और इन सभी फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ मैं आपको उनसे आपका इंटरेक्ट करवा दूंगा, और जिससे कि आपका काम आगे बढ़ सके। जी सर, धन्यवाद। ओके जी, नेक्स्ट हैं डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे जी। जी नमस्कार। आदरणीय कमलजीत जी भाई साहब को भी प्रणाम, और हमारे अश्विनी महाजन जी भाई साहब ने अभी जो विषय रखा वो काफी अच्छा था। मूल रूप से मैं 2 चीजें शेयर करना चाहता हूँ। एक, अभी हमने जोधपुर में जैविक मेला के नाम से लगाया था, जिसमें स्टार्टअप के नाते लोगों ने जो एग्रीकल्चर से जो जैविक उत्पादन कर रहे हैं उनसे ला करके और मार्केटिंग करना, और ऐसे लगभग 23 स्टार्टअप थे युवाओं के, और वो काफी अच्छा पॉजिटिव और काफी अच्छा मैसेज भी था उसमें, एग्रीकल्चर से लेकर के, और किसान भी थे। एक तो ये सादर सूचनार्थ। दूसरा मेरा आग्रह ये है कि जैसे हमने ये स्टार्टअप शुरू किया और आदरणीय कमलजीत जी ने दिल्ली से लेकर के और अभी सारा अपना आता अच्छा बहुत सारे इसमें काम भी हुए, तो एक आग्रह ये है कि इसको जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स की जो कुछ स्कीम्स होती हैं उसकी जानकारी भी उसके आधार पे एक इस स्टार्टअप का अपना जो यह प्रकल्प चल रहा है इसका स्टेट वाइज भी कुछ एक थोड़ा सा काम बढ़ेगा, तो मुझे लगता है बहुत सारे युवाओं को इसमें बेनिफिट भी होगा। वैसा तो आदरणीय अश्विनी जी ने जैसा कहा कि स्वदेशी जागरण मंच का जो अभियान नया शुरू हो रहा है उसमें इस चीज को लेने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा एक आग्रह इतना है कि इसको थोड़ा सा स्टेट वाइज भी थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट फोकस्ड कुछ स्कीम्स पे इस पे लागू किया जाए तो काफी अच्छा होगा। परिचय के नाते मेरा डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे, और जोधपुर रहता हूँ। जल जीवन मिशन में अभी काम देख रहा हूँ, और स्वदेशी जागरण मंच में अभी नई जिम्मेदारी के नाते अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख का दायित्व मिला है। धन्यवाद। धन्यवाद जी।
अगला मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सुदीप शुक्ला जी को। सुदीप जी। सभी को नमस्कार। भाई साहब कमलजीत जी को और विवेक जी को और अश्विनी जी को सुनना बहुत हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा। आज भी बहुत अच्छा लगा सुन के। मेरा एक सुझाव था पीछे के प्रश्नों को देख के कि हमारे पास जो कई स्टार्टअप्स आते हैं जिनके बैकग्राउंड अलग होते हैं, वो एग्री जैसे अभी पिछला प्रश्न था, कोई नए एग्रीकल्चर फार्म में आना चाहता है, तो एक जो बेसिक या जितने भी रूरल स्टार्टअप है उनमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ये कमी होती है कि जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है उसका एक गैप रहता है। एक आइडिया के साथ आता है, उसको आइडिया एक फ्रेगमेंटेड आइडियाज के फॉर्म में होते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि इस मंच के माध्यम से हमारे पास कुछ एक विचार ग्रुप बन सकता है जहां पर कोई एक आइडिया जो क्रूड फॉर्म में आता है उसको साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनपुट देके पहले रिफाइन करने के बाद उनके आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ एक मार्गदर्शन, क्योंकि हमारे साथ काफी एक्सपर्ट लोग हैं, तो एक मार्गदर्शन ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं और उनकी आइडियाज को हम रिफाइन कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक तरह से। जैसे कि मैंने अपने स्टार्टअप के साथ देखा कि हम पहले एक आइडिया के साथ आए, टाइम के साथ हम उसे बहुत रिफाइन करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, जो अंत में कॉस्ट के फॉर्म में जाती है। तो मेरा एक सबसे पहले तो ये सुझाव था कि हम इसे इस तरह कर सकते हैं। दूसरा जो एक वर्चुअल मार्केटिंग सिस्टम जो हमारा डेवलप करने का हो सकता है कि हमारे अपने इस सिस्टम के थ्रू जो नए स्टार्टअप है, जैसे क्लस्टर बना के टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप ग्रुप एक हो गया या प्रोडक्शन स्टार्टअप ग्रुप एक हुआ, उनके स्पेसिफिक एक वर्चुअल मार्केटिंग या इंट्रोडक्शन मेथड को हम डेवलप कर सकते हैं, सो दैट एक स्पेसिफिक क्लस्टर का एक डिस्कशन होके वो पूरा इंफॉर्मेशन सारे ग्रुप तक पहुंच सके। तो ये मेरे एक सुझाव थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक तंवर जी कुछ कहना चाह रहे? नमस्कार भाई साहब, मेरा सवाल आदरणीय अश्विनी महाजन जी से है। सवाल नहीं है, मेरे दो चीजें हैं जो मुझे नजर आ रही हैं। एमसीबी एसोसिएशन एक है दिल्ली के अंदर और उसका मैं संरक्षक हूं। उसमें लगभग 45 एमसीबीज बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं। अश्विनी महाजन जी, अगर आप मेरी बात पर ध्यान दें, एमसीबी शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है हर 5 साल के बाद। वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम कराते हैं हर 5 साल के बाद, लेकिन जब जब बीच में अमेंडमेंट्स आती हैं एक्ट के अंदर, तो फिर भी हमसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट कराया जाता है। और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट कराने के लिए एमसीबी एसोसिएशन एक इंडस्ट्रीज वाले को लगभग 35 लाख रुपया खर्चा उसका आता है। तो हमने इसके लिए टेकअप किया था बीआईएस से कि भाई ये शॉर्ट सर्किट हमसे बार बार में ना कराया जाए, और 5 साल की बजाय जब भी आपके अमेंडमेंट आए, अभी 5 साल पहले एक अमेंडमेंट आई थी, उस समय भी हमने बीच में कराया, उससे पहले 3 साल पहले अमेंडमेंट आई थी, तभी भी हमने शॉर्ट सर्किट कराया। तो अभी फिर दोबारा से हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है क्योंकि सबका टर्नओवर 5 साल का कंप्लीट हो गया है, फिर दोबारा से 35 लाख रुपए सब खर्च करें। अगर इस प्रकार के सुझाव, इस प्रकार की अगर हमारे पास समस्या आती रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि 5 या 7 इंडस्ट्रीज तो इसमें से बीच में से उड़ जाएंगी। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि कंज्यूमर्स डिपार्टमेंट में कोई इस एसोसिएशन की मदद की जाए, क्योंकि पहले जब हमारी बात चल रही थी तब तो ठीक लग रहा था, पॉजिटिव था। ऑफिसर्स एक चेंज हुआ, उसके बाद नया ऑफिसर्स आया, हमने फिर उससे टेकअप किया, तो उसने 15-20 क्वारीज लिखकर भेज दी। वही मनस्थिति जो पहले थी वो आज भी उनकी मनस्थिति है अफसरों की। तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में हो, इसके लिए मेरा निवेदन है कि पर्सनली आप हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए कुछ मदद करें। और ऐसे कई सुझाव हैं जो आज इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर रही, उसका एक ही कारण है, क्योंकि रॉ मटेरियल आज भी हमें बाहर से ही परचेज करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो खास तौर से, इवन बैटरियां तक भी, जो छोटी छोटी बैटरियां होती हैं 10-20-50 रुपए की बैटरियां होती है, वो भी हमें चाइना से मंगानी पड़ती है। या कोई भी किसी प्रकार का भी कोई भी, इवन एलईडी तक भी हमें चाइना से मंगानी पड़ती है। तो अगर इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान देना है तो इन चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। इसके लिए मैं अश्विनी महाजन जी से चाहूंगा कि वो जरा प्रकाश जरूर डालें। आप जो आपने सुझाव दिया है, जो बताया है,
विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्री के लोग हैं आकर के अपने विषयों के बारे में बताते भी हैं और यथासंभव जो भी स्वदेशी जागरण मंच से प्रयास होते हैं वो करते हैं। मोटे तौर पर स्वदेशी जागरण मंच नीतिगत विषयों को ज्यादा लेकर के चलता है, खासतौर पर जो आपको ध्यान होगा कि एक ये सारा विषय आयातकों को प्रेफरेंस देने का रहता है, यानी जितने भी ऑफिसर्स लोग हैं आपके ऊपर विभिन्न प्रकार की कंडीशंस लगा करके इन्हें वे एक आयातकों की लॉबीज होती हैं, विदेशी कंपनियों की लॉबीज होती हैं, उनके लिए काम कर रहे होते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे पास एक विषय आया कि आयातकों को तो जो पेस्टिसाइड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, आयातकों को उसके बारे में टेक्निकल रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स को जरूरत है। तो बड़ी अजीब सी बात थी कि आयातक के लिए कोई टेक्निकल रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, आप सीधे आयात कर लो, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको टेक्निकल रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो जब हमने यह विषय सरकार के सामने बताया और सरकार की समिति के सामने बताया और पार्लियामेंट की समिति के सामने, तो और उसके साथ ही साथ हमने मीडिया में भी इस विषय को बताया, तो 1 मिनट से पहले समाधान हो गया और अभी जो नया बिल आएगा उसमें इसका निराकरण कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से कई प्रकार की ऐसी लॉबीज हैं जो काम कर रही होती हैं। एक हमारे पास एक विषय आया कि जो पुलों में एक प्रकार की एक इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी जो BIS ने जो स्टैंडर्ड्स बना के रखे हैं वो भारत के जो निर्माता हैं उनके अनुरूप नहीं है और वो सारे फेल हो जाएंगे। तो ये विषय भी हमने रखा सरकार के सामने। तो ऐसे ये जो इस प्रकार की लागत को बढ़ाने वाले इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये हमारे इंडस्ट्री के लोग बताते रहते हैं और आयात को रोकने के लिए हमने RCEP नाम का एक बहुत बड़ा समझौता होने जा रहा था। इसके बारे में तो पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि स्वदेशी जागरण मंच ने उसको रुकवा दिया था और उसके कारण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, इनसे जो साजो सामान आ रहा था आने की संभावना हो सकती थी 0 टैरिफ पर, वो समाप्त हो गई। तो ऐसे हमारी तो आंख कान नाक जो हैं वो इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री के लोग हमें बताते हैं, जब टिकटॉक का विषय आया तो भारत के जो छोटे जो एप्स थे जैसे शेयर चैट हैं, दूसरे थे, वो हमारे पास आए कि टिकटॉक वाले देखो कितनी गड़बड़ कर रहे हैं। तो हमने उनको कहा कि आप पूरी जानकारी उनको दीजिए। तो टिकटॉक वाले लोग भी हैरान थे और सरकार के लोग भी हैरान थे कि हमारे पास इतनी जानकारी कहाँ से है। वो इसलिए थी क्योंकि इंडस्ट्री के लोग हमें बताते हैं। तो आप भी हमें बताइएगा, पहली बार आपने इस विषय को यहाँ रखा है, आप भी बताएंगे तो हम इस विषय का निराकरण वहाँ करने का प्रयास करेंगे। मैं पर्सनली आपसे मिलूंगा भाई साहब इस विषय में। ठीक है, धन्यवाद। मेरे ख्याल से अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। तो मनु जी, मैं आपको देता हूँ, आप फॉर्मली क्लोज कर दीजिए। आदरणीय अश्विनी महाजन जी, भाई साहब कमलजीत जी, डॉक्टर विवेक जी, प्रभात रंजन जी और प्रोफेसर VK विजय जी, आप सब लोगों का मार्गदर्शन आज हमारे स्वदेशी स्टार्टअप के युवा स्टार्टअप हम जो यंग स्टार्टअप हैं, शुरुआत कर रहे हैं अपने काम की, हमें थोड़ा देश के इतिहास, वर्तमान टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर जानकारी मिली। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है सुभाष चंद्र बोस जी की उस पे मैं एक जो नारा है, उद्घोष, हेलो आवाज आ रही है जी मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जय हिंद बोस बोलूंगा, जय हिंद बोस बोलूंगा, सभी बोलेंगे जय हिंद बोस, जय हिंद बोस, जय हिंद बोस, जय हिंद बोस। अच्छा, कार्यक्रम की समाप्ति। जय हिंद बोस, जय हिंद बोस, जय हिंद बोस, जय हिंद बोस। एक बार विधिवत अब हम कल्याण मंत्र करेंगे।
एक लाइन पढ़ूंगा, उसके बाद सब सामूहिक ही पढ़ सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मेरा सबसे एक अनुरोध है कि कोई भी विषय लगता है सुझाव के लिए कि हम आगे वेबिनार कर सके, क्योंकि ये निरंतर प्रक्रिया है ट्रेनिंग की और सीखने की। अभी हम लोग देवांग जी अहमदाबाद में बैठे हैं, कोई जोधपुर है, दूर दूर बैठे हैं, फिजिकल प्रोग्राम ना भी कर पाए, तो कोई विषय होता है मेरे को, अंशुल जी को, विवेक जी को, या ग्रुप के अंदर पर्सनली भी लिख के भी डाल सकते हैं कि ऐसा विषय हम ले सकते हैं। और जब भी मौका मिलेगा विद स्पीकर, कौन स्पीकर है और उसके ऊपर कौन विषय ले सकते हैं पूरे देश में, तो ऐसा जरूर डालें जिससे कि हम आगे की वेबिनार अपने टॉपिक करते रहें। कमल जी जी सुझाव देता हूँ मनु जी भाई साहब। मनु जी जी भाई साहब, मैं एक सुझाव देता हूँ कि देवांग आचार्य जी से कहेंगे कि वो स्वयं भी विषय ले सकते हैं, और दंगायत जी जो हैं अहमदाबाद से, उनको भी वो कहें तो वो भी किसी समय एक अच्छा विषय ले सकते हैं। वो IIM अहमदाबाद के एलुमनस हैं। ठीक है भाई साहब, ये अच्छा सुझाव रहा भाई साहब। ठीक है, कार्यकर्ता है। एक बार नंबर उनसे ले लें। हाँ देवांग जी से मेरी मित्रता अच्छी हो मनु जी भाई साहब। कमल जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम। सुंदर जी, हेलो। कमल जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहते भाई साहब सागरपुर में अपनी पूरी टीम है, देखिए आदरणीय प्रहलाद जी, माननीय संचालक जी और नगर का सभी लोग बैठे हुए हैं, इधर ही कार्यक्रम सुन रहे थे स्टार्टअप वाला। योगेश जी और प्लस आपसे मिले हुए भाई साहब काफी समय हो गया, तो सभी लोग नमस्ते करना चाह रहे हैं। मनु जी का धन्यवाद करें, इन्होंने मिला दिया सबको। हाँ भाई साहब, आपका धन्यवाद जी, धन्यवाद जी सब आए भाई साहब। हाँ नमस्कार नमस्कार प्रहलाद जी, कैसे हैं? हाँ बढ़िया बढ़िया, अच्छा है, वाह। धर्मेंद्र दुबे जी जुड़े, विशेष आभार। अब ये सही महीने में अखिल भारतीय स्वरूप हो गया इस कार्यक्रम का। कौशल जी भी हैं अभी बैठक में, देखा मैंने। कौशल जी हैं भाई साहब अभी जेएनयू से। नमस्कार। सहारनपुर से डॉक्टर अमिता अग्रवाल भी जुड़ी हुई है, मुन्ना लाल गर्ल्स डिग्री कॉलेज से। पहली बार जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज का सेशन। पूरा मैंने बहुत ध्यान से सुना है। नमस्कार दीदी जी। बहुत नमस्कार धन्यवाद अग्रवाल मैडम जी। स्वदेशी जागरण मंच का इतना विस्तृत अध्ययन आज जानकारी मिली तो बहुत ही अच्छा लगा। आशा है आगे भी जुड़ती रहूंगी। बिल्कुल जुड़िए, और कुछ नाम भी जोड़िए ऐसे जैसे और लोग जुड़े हैं, ऐसे आप भी बता सकती हैं। जी जरूर, अवश्य। हाँ, मैं अभी ग्रुप चैट में अपना नंबर डाल रहा हूँ, किसी को भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। स्टार्टअप के ग्रुप में व्हाट्सएप में जोड़ दूंगा, जिससे कि जानकारियां मिलती रहे। जी। योगेंद्र कौशिक जी हैं, आर्ट्रॉन हरियाणा के मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं। भाई साहब मनु जी, अमित जी जुड़े हुए हैं, क्रॉकरी का काम है भाई साहब का, बड़ा काम है। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी जुड़े हुए हैं, प्रिंटिंग प्रेस का काम है। संजू जी जुड़े हैं, परफ्यूम का काम है। सुनो, इन सबको ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दो, जिससे कि जानकारियां मिलती रहे। जी। मैं आपको एडमिन कर दूंगा अभी, तो मुझे आप नंबर भेज देना, जैसा भी होगा कर देते हैं इसको। मैडम नुपुर साबू जी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जुड़ी हैं। योगेंद्र जी जुड़े हैं, द्वारका जिले के जिला काड़वा। जी। मैं भी हैदराबाद से जुड़ी हूँ, ISB के अपने बेटे के कमरे में बैठी हुई, उसी के कंप्यूटर पे। वाह, बहुत बढ़िया जी। नमस्ते। एक बार उसका बेटे का भी
सत्र का समय लीजिए कभी। जी लेंगे, अभी थोड़ा सा टेन्योर वगैरह में बिजी है, 1 साल का उसको टाइम दे दीजिए, उसके बाद वो भी जुड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अभी थोड़ा सा स्ट्रेस है, बहुत काम है, बहुत ज्यादा काम है। जुड़ेगा, जरूर जुड़ेगा। आपके साथ जुड़ा भी था एक बार। हाँ जी हाँ, आप ही के कहने पे जुड़ा था कमलजीत जी। जी 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 जी। मनु जी, कमल जी के साथ एक बार प्रत्यक्ष रूप से बैठने का कब संभव हो सकता है? वैसा दिल्ली जिस दिन आएंगे उस दिन करेंगे ना जी। हाँ तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि कमल जी से लगातार आप ये पूछते रहिए कब कब आ रहे हैं। कमलजीत जी को खाना भी आने का खिलाना था है। लेकिन फरवरी 10-12 तक संभव है, थोड़ा ये आपका कोरोना कुछ कम हो जाए, जी है ना, बनाएंगे जरूर। अनीता पांडे जी मुस्कुरा रही हैं, किरण बहन जी जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, अच्छा है आज। और नमस्कार कमलजीत जी, बहुत नमस्कार जी, जल्दी मिलना होगा, मैं पंचकुला आने वाली हूँ। आइए आइए आइए, स्वागत है। लोग भी आएंगे। विवेक जी, स्टार्टअप्स को लेकर के युवाओं में इतना उत्साह है कि शोभना का जो बेटा है उसने बहुत अच्छे पैकेज की नौकरी छोड़ करके और अब स्टार्टअप के लिए लगा हुआ है वो। नहीं, हाँ वास्तव में ही है वो। कमल जी मैं विदा लेता हूँ जी। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, अच्छा लगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अभी। जी ठीक है भाई साहब, फिर अभी नमस्कार सबको। नमस्कार सभी को, धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा। नमस्कार जी। धन्यवाद सभी का। तो अभी हम फॉर्मली आज का सेशन समाप्त कर रहे हैं। फिर मुलाकात होगी, अगला सेशन जल्द ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उसकी सूचना ग्रुप्स में डाल दी जाएगी। धन्यवाद। मैसेजेस वगैरह नोट कर लीजिएगा जरा, आए हैं कुछ। जी जी। अनीता को बहुत धन्यवाद, हमेशा जोड़ लेती है, सब लिंक्स भेजती हैं। जी अनीता जी का, अश्वनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुषमा अग्रवाल पहली बार इस सभा से जुड़ी हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और हम लोग कॉलेज में, क्योंकि मेरा तो पूरा परिवार कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज में हूँ। मेरे हस्बैंड पीजीडीएवी में अश्वनी जी के साथ इकोनॉमिक्स से ही रिटायर हुए हैं और मेरी बेटी हंसराज कॉलेज में पढ़ाती हैं। परंतु मैं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कुछ सॉलिड करके दिखाएं कि कॉलेज लेवल पर, इंस्टीट्यूशंस लेवल पर कुछ कमिटी का गठन किया जाए जहां विमेन एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग भी दी जाए, उनको फाइनेंस भी दिया जाए और उनका मार्केटिंग के साथ भी लिंक किया जाए और टारगेट ओरिएंटेड बनाकर युवाओं को, बहनों को ये बताया जाए कि इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर यू बिकम जॉब गिवर, कि एंटरप्रेन्योर्स को वो अच्छा करें। और जो स्पेशली बिजनेस क्लास फैमिली से हैं तो हम इंडिविजुअल एफर्ट के बजाय उसको कॉलेज लेवल पर कुछ इस तरह की कमिटीज का गठन किया जाए तो इसमें हम काफी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वंस अगेन अनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अश्वनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी जो आप लोग इतने जुझारू रूप से लगे हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मनु जी समापन किया जाए। हाँ जी हाँ जी ठीक है, तो मैं बंद कर रहा हूँ लिंक। धन्यवाद सभी। क्लोज कर दीजिए। नमस्कार अंशुल जी धन्यवाद, मनु जी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद जी, सबका धन्यवाद।